हेलो एमर्स। तो आज हम लोग पुनः आ गए हैं अपने रोलिंग मोशन वाले कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने रोलिंग मोशन का बेसिक समझा था, जहाँ पे बात किया था कि अगर एक बॉडी जो है अगर रोलिंग मोशन कर रही है तो उसके ऊपर कितनी लीनियर वेलोसिटी आएगी। तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि 2 लीनियर वेलोसिटी आएगी, एक तो रोटेशनल मोशन के कारण और एक लीनियर मोशन के कारण। फिर उसके बाद ये भी बात किया था कि प्योर रोलिंग मोशन का मतलब क्या है। तो कंडीशन ये थी प्योर रोलिंग मोशन की कि जो v होना चाहिए यानी ये लीनियर वेलोसिटी जो होना चाहिए वो आर ओमेगा के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी क्या मानी जाएगी, प्योर रोलिंग मोशन मानी जाएगी। ठीक है। इन्हीं दोनों बातों को हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था और अब हम इसी के आगे बात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर एक सर्कुलर बॉडी है, उस सर्कुलर बॉडी के सेंटर को देखा जाए तो सेंटर के अबाउट मान लेता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट यानी सर्कुलर बॉडी रोटेशनल मोशन कर रहा है विद द हेल्प ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओके। और फिर इसके साथ साथ वो लीनियर भी मूव कर रहा है, यानी इसका ट्रांसलेशन मोशन भी हो रहा है, यानी अपने पोजीशन को चेंज भी कर रहा है विद द हेल्प ऑफ v। तो 2 वेलोसिटी है इसके पास, एक तो एंगुलर और एक तो लीनियर। अब इसमें जो मेन फंडा समझना है आपको वो ये समझना है कि जो वेलोसिटी ओमेगा के कारण आती है वो भी एक लीनियर वेलोसिटी होती है और इसके कारण भी लीनियर आती है। तो जब एक पार्टिकल के ऊपर 2 लीनियर वेलोसिटी आ रही है तो उस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ता है, रिजल्टेंट निकालना पड़ता है। और लास्ट वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने वहीं पे छोड़ा था। हम क्या कर रहे थे, तो हम उस पार्टिकल के ऊपर रिजल्टेंट वेलोसिटी देख रहे थे, क्योंकि जब सेम वेक्टर मतलब 2 सेम वेक्टर एक पार्टिकल एक बॉडी के ऊपर काम करते हैं तब हम उस कंडीशन में उसका नेट इफेक्ट निकालते हैं और नेट को ही हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट। क्योंकि भाई दोनों मिलके एक ही काम कर रहे हैं, मतलब दोनों सेम नेचर के हैं और 2 लोग जब सेम नेचर का काम करेंगे किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उन दोनों का प्रभाव देखा जाता है, इफेक्ट देखा जाता है कि दोनों ने मिलकर कितना इसके ऊपर इफेक्ट डाला है और वो इफेक्ट हमारा रिजल्टेंट कहलाता है। ओके। तो इस कंडीशन में हमको भी क्या करना पड़ेगा, रिजल्टेंट इसका देखना पड़ेगा। ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है। ठीक है। ये ओमेगा आर भी क्या है, लीनियर है और ये भी लीनियर है, तो दोनों लीनियर वेलोसिटी है। हमको पता है कि जब प्योर रोलिंग मोशन होगा तो v क्या होगा, आर ओमेगा के बराबर। तो क्या मैं इसके जगह पे डायरेक्ट v ही लिख दूं, है ना, क्योंकि आर ओमेगा की मतलब का मतलब क्या होता है, v ही होता है। आपको पता है ना ये बात कि हर पार्टिकल के ऊपर क्या लगेगा, सर इधर v इधर ओमेगा आर। ओमेगा आर मतलब क्या है, ओमेगा आर मतलब ये है कि भैया जब एक पार्टिकल रोटेशनल मोशन करता है तो जो पार्टिकल होता है वो हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण वो सीधा जाना चाहता है विद द हेल्प ऑफ लीनियर वेलोसिटी, और वो लीनियर वेलोसिटी ओमेगा आर के बराबर होती है, वही वेलोसिटी है ये। मैंने इस सर्कल को क्या माना हुआ है, मतलब इस सर्कल का रेडियस माना हुआ है r है, ये सर्कल का रेडियस क्या है, r है, और इसका मास भी आपने क्या माना हुआ है, m है। ठीक है। तो इसी का हम लोग आगे समझते हैं कि रिजल्टेंट क्या होगा। लेकिन नॉर्मली हम लोगों ने कल क्या किया था, इसका रिजल्टेंट ऐसे निकाल लिया था, ऐसे सिंपल वे में बोला कि ये रिजल्टेंट है, मैं मान लेता हूँ कि ये रिजल्टेंट है, यानी नेट वेलोसिटी ये होगी, ऐसा ही किया था बिल्कुल। और यहाँ से फिर ऐसे इसको बना दिया था और यहाँ वाली जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर दिया था। तो यहाँ पे ओमेगा आर मतलब यहाँ पे भी क्या है, v है, और इधर भी क्या है, v है। फिर हम लोगों ने इसकी वैल्यू निकाली थी तो हमारे पास आंसर क्या आया था, v यहाँ भी है, v यहाँ भी है। तो हम लोगों ने बोल दिया था कि एक्चुअल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। यहाँ पे 90 हो जा रहा है तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज बन जा रहा है। तो हम अगर इस नेट वेलोसिटी को देखें तो नेट वेलोसिटी हमारी ऐसे आएगी। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसको सिंबल दे देता हूँ, यहाँ पे a दे देता हूँ, इसको b दे देता हूँ, इसको c। तो मुझे ac का मान चाहिए, तो ac का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ab का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर। ac का स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा। ab की वैल्यू कितनी है, a से लेके b तक v है, इधर की ओर कौन सी वेलोसिटी है, v, तो v का स्क्वायर। b से लेके c तक मतलब इसको सीधे कौन लेके जा रहा है, तो v ही लेके जा रहा है, v वेलोसिटी से जा रही है यानी v स्क्वायर। यानी उसके बाद क्या आ गया था हमारे पास, ac स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर 2v स्क्वायर हो गया था, और यहाँ से ac स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ गया था, सॉरी ac की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो आएगा 2v स्क्वायर। v स्क्वायर से इसकी कड़ी तो खत्म, यानी वो बाहर हो जाएगा, तो ac इज इक्वल टू हमारे पास आएगा v√2। ठीक है। यानी नेट वेलोसिटी क्या होगी, सर ये वाली होगी। ठीक है। लेकिन ये तो इसके लिए मैंने निकाला था, लेकिन क्या सभी पार्टिकल के लिए मैं एज इट इज़ निकाल सकता हूँ, एज इट इज़ पॉसिबल है ये तो हम लोगों ने कर लिया, क्योंकि यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन गया। ओके। सपोज कर लो मैं यहाँ पे पार्टिकल ले रहा हूँ और 20 पार्टिकल की वेलोसिटी निकालूँ, तब फिर मेरे माइंड को क्या करना पड़ेगा, पूरा
वर्क करना पड़ेगा। और वर्क करने के लिए हम नहीं बैठे हैं, हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं वेक्टर को, और वेक्टर के लिए हम लोगों ने पहले ही माइंड लगा लिया है। वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, सिंपल वे में हम जानते हैं। ये सब फालतू तरीका है। ये एक जगह पे लग सकता है जहाँ पे 90 डिग्री पे, मतलब ये एंगल और ये एंगल, मतलब इन दोनों के बीच में कैसा बन रहा हो, 90 बन रहा हो, तभी आप कर सकते हो कि आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। अदरवाइज आपके पास क्या तरीका है, अदरवाइज आपके पास तरीका है वेक्टर का, कि भैया अगर दो वेक्टर है तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास तरीका ये होता था कि भैया अगर मान लेते हैं कि दो वेक्टर किसी पॉइंट पे लगे हैं, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, दोनों सेम वेक्टर हैं लेकिन अलग अलग मैग्नीट्यूड के साथ है, अलग अलग कहानियाँ हैं इनकी, तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कैसे निकालेंगे हम लोग। तो रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का तरीका जो था हमारे पास, r इज इक्वल टू अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है, ये आता था हमारे पास, था ना ये तरीका। इसी तरीके से हम लोग निकालते हैं और यही तरीका हम यहाँ पे लगाएंगे। आया समझ में। यहाँ पे जो थीटा है वो थीटा क्या है, वो एक्चुअल में क्या है, तो वो a और b के बीच का, a व b के बीच का एंगल ये है। तो a व b के बीच में कितना एंगल है उस बिहाफ पे आप क्या कर सकते हो, आराम से लगा सकते हो। क्लियर है, यस और नो, बिल्कुल। तो इस आधार पे आपको काम करना है, और अगर इस आधार पे आप काम कर पाओगे तभी होगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए, अभी आपको ये पूरा तरीका ही नहीं लगाना पड़ेगा। आपको दिख रहा है कि b क्या है आपका, v है, और a क्या है आपका, मतलब इस डायरेक्शन में देखा जाए, सॉरी a पार्टिकल का है, और इस डायरेक्शन में कितना लगा है v, और इधर कितना लगा है ओमेगा r। ओमेगा r मतलब v ही लगा है, क्योंकि प्योर रोलिंग मोशन है तो v किसके बराबर होगा, r ओमेगा के बराबर। तो जहाँ r ओमेगा दिख रहा है वहाँ पे v होगा। चलो ठीक है, इधर v हो गया, इधर भी v हो गया। अब मैं अगर इसका रिजल्टेंट निकालूँ तो दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90। बस यहाँ पे रख दो, काम खत्म। r इज इक्वल टू a का मतलब पहला वाला कौन है, v है, तो v का स्क्वायर, दूसरा वाला कौन है, v है, तो v का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वी इंटू वी, और कॉस इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री है तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये देखो v स्क्वायर 2v स्क्वायर प्लस ये देखना 2 इंटू वी स्क्वायर इंटू कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो 0 के कारण ये पूरी कहानी खत्म। तो क्या मिला हमको, r इज इक्वल टू मिल गया 2v स्क्वायर, दैट मीन्स r इज इक्वल टू मिल गया v अंडर रूट 2। आ गया ना, सिंपल तरीका है ये, आएगा समझ में। तो अगर आपके पास 90 डिग्री बन रहा है तब देखिए आंसर ये दे दिया, पाइथागोरस नहीं लगाना पड़ा। ऐसे ही आप किसी भी पॉइंट में ऐसे ही करोगे, जैसे यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे आप करते हैं तो हम लोग बोल देते हैं कि डायरेक्ट भी, मतलब आपको भी पता है कि ओमेगा भी किधर लेके जाना चाहेगा, इधर ही लेके जाना चाहेगा, जबकि ये वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी की भी डायरेक्शन किधर की हो रहा है, इधर की हो रहा है। तो एक भी तो इसके कारण है, और दूसरा ओमेगा आर के कारण है। मैं ओमेगा आर जहाँ लिखना है वहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, v, क्योंकि प्योर रोलिंग मोशन चल रहा है। तो ये भी v, ये भी v। अब मैं यहाँ पे रिजल्टेंट निकालूँ तब, नेट इफेक्ट निकालूँ तब, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, दोनों के बीच में एंगल क्या है, जब दोनों एक ही पे लाई कर रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इसका मतलब एंगल कितना है यहाँ पे 0 है। तो बस 90 के जगह पे क्या लिख दो, 0, सिंपल। अब यहाँ पे सॉल्व कर लो, अब यहाँ का रिजल्टेंट देख लो, आई होप समझ में आ रहा होगा। r इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2v स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2v स्क्वायर, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा r 2v स्क्वायर 4v स्क्वायर, और 4v स्क्वायर का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा 2v इंटू 2v हो गया। यहाँ पे एक जोड़ा बन गया, आंसर क्या हो गया 2v, यानी रिजल्टेंट वेक्टर क्या मिल गया हमको 2v, खत्म। आया समझ में। तो ऐसे ही हम लोगों को करना है। तो इस बेसिस पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना चाहिए, रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे निकालना चाहिए। अब आपके मन में दूसरा जो प्रश्न आएगा वो ये आएगा कि ऐसा तो है नहीं कि हम जानते नहीं, क्योंकि वेक्टर तो सभी पढ़ के ही यहाँ तक पहुँचे होंगे। रोटेशनल मोशन तक पहुँचने से पहले आपको वेक्टर का चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। तो आप ये पढ़ के आए हो, तो ऐसा मैंने कुछ यहाँ पे नया नहीं बताया आपको। नया क्या हो सकता है उसको देखते हैं हम लोग। चलिए समझते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को लगा के अब हम कुछ नई बातें सीखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सर्कुलर बॉडी है, इस सर्कुलर बॉडी का सेंटर ये है, और मैं यहाँ से एक्सिस ऐसे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ओके। अब इस एक्सिस से यहाँ पे इस जगह पे एक पॉइंट है जिसका नाम है ए। ये जो ए है इस एक्सिस के अबाउट
कितना एंगल बनाया हुआ है, थीटा। कितना एंगल बनाया हुआ है, थीटा। यानी थीटा एंगल पे एक पॉइंट है ए। अब ये जो बॉडी है, सर्कुलर बॉडी है, वो क्या कर रही है, रोलिंग मोशन कर रही है, रोलिंग मोशन विद द वेलोसिटी ऑफ v। और ये v क्या है, इसको ट्रांसलेशन मोशन कराने के लिए है, बाकी रोटेट कराने के लिए कौन होगा, ओमेगा। तो इस ओमेगा को थोड़ा सा साइड में रखते हैं, ठीक है। बस ये मुझे पता है कि ओमेगा लग रहा है यहाँ पे। तो कुल मिलाकर रोलिंग मोशन का केस है। बस मैंने यहाँ पे क्या ऐड कर दिया है, पॉइंट ऐड कर दिया और बोला है कि ये पॉइंट जो है इस एक्सिस से थीटा एंगल बना के है। तो सबसे पहले बात तो इसके ऊपर कितने वो लगेंगे, वेलोसिटी 2। एक तो इधर की ओर, ये कौन सी है, ट्रांसलेशन मोशन कराने वाली, और दूसरा ये वाला होगा। और ये क्या होगा, ये ओमेगा होगा। ओमेगा होगा, ओमेगा मतलब ये ओमेगा आर वाला है, मतलब ये ओमेगा के कारण लीनियर वेलोसिटी आई है, ठीक है। ओमेगा आर के कारण ये लीनियर वेलोसिटी आई है, कहने का मतलब ये है मेरे, क्लियर है। अब ये ओमेगा आर के कारण आई है, तो ओमेगा आर का मतलब भी भी ही होता है, क्योंकि प्योर रोलिंग मोशन की बात करेंगे हम। ध्यान देंगे, जहाँ भी प्योर रोलिंग मोशन की बात होगी तो मैं हर बार ओमेगा आर को क्या ले लूँगा, वी, यानी ओमेगा आर इज इक्वल टू वी लेके चलूँगा, क्योंकि वो भी एक लीनियर मोशन है, सॉरी लीनियर वेलोसिटी है, और बराबर होगी तभी होगा। अभी इस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इसको यही लेके चलते हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि इसका मतलब इस पॉइंट ए पे जो नेट वेलोसिटी है उसको निकालना। तो नेट वेलोसिटी निकालने का मुझे सीधा अर्थ पता है, क्या पता है कि मुझे कुछ नहीं करना है, इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो इस वाले डायरेक्शन की वेलोसिटी यानी वी स्क्वायर प्लस उस वाले डायरेक्शन की वेलोसिटी मतलब वी स्क्वायर प्लस 2 इंटू वी, है ना, 2 इंटू वी और कॉस थीटा। थीटा मतलब जो इन दोनों के बीच का एंगल है, ये थीटा इन दोनों के बीच का एंगल नहीं है, ये एंगल इन दोनों के बीच का नहीं है। तो कैसे निकालेंगे, तो उसी को हमको समझना है। अब ध्यान से समझिएगा। सपोज कर लीजिए ये 90 होगा, सपोज करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये 90 है, ओके। अब ये थीटा हो गया, 90 है, तो ये कितना हो गया, कितना हो गया, 90 माइनस थीटा, क्लियर है। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, अगर आप अपने जीवन काल में पढ़े होंगे सर्कल के बारे में, तो सर्कल में एक बात आपको समझाई जाती है कि मान लीजिए मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, अगर टेंजेंट जो एक पॉइंट को टच करते हुए निकलता है, तो उस टेंजेंट पे जो रेडियस होता है, उस टेंजेंट पे जो रेडियस पड़ता है, वो एक्चुअल में इस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है ना। आपने पढ़ा होगा कि भैया अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ एक सर्कल के ऊपर, तो जो रेडियस आती है वो रेडियस उस टेंजेंट से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये टेंजेंट है, मतलब जिस पॉइंट पे टच कर रहा है ना। तो इस कंडीशन में ये मेरा रेडियस ही तो है, ये रेडियस है, ये जो रेडियस है इस टेंजेंट के ऊपर कितना एंगल बनाएगा भाई, 90। और ध्यान से देखिए, तो यहाँ मतलब इस लाइन से और इस एक्सिस के बीच में कितना है, 90 माइनस थीटा, और इस एक्सिस से इस लाइन के बीच में कितना है, 90। तो पूरा एंगल मैं अगर निकालूँ तब, तो पूरा एंगल निकालने का मतलब दोनों को ऐड कर दूंगा, है ना। ये वाला एंगल निकाल दूंगा, मतलब ऐड कर दूंगा, तो मुझे इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी के बीच का एंगल पता चल जाएगा। इसको नाम दे देता हूँ मैं, इसको मैं नाम दे देता हूँ आपका, ये ए ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो मैं इसको दे देता हूँ, इसको VR ले लेता हूँ और इसको VL ले लेता हूँ, सीधा VR VL। यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि VR और VL बराबर होंगे V के, है समझ में, यानी VR और VL किसके बराबर है, V के। इसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। एक सेकंड रुक जाएंगे, सॉरी। तो चलिए देखते हैं हम लोग। वी स्क्वायर मतलब यहाँ पे थीटा लेना था, मतलब यहाँ पे देख आ रहा था, तो यहाँ की वेलोसिटी, और मैंने माना था कि VR VL किसके बराबर है, V के। और इनके बीच का एंगल मैं डायरेक्ट देखूँ तो VR और VL के बीच का जो एंगल आ रहा है, तो टोटल देखा जाए तो इधर 90 माइनस थीटा और 90 दोनों ऐड कर दिया जाए तो टोटल कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 90 प्लस 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स 180 माइनस थीटा। यानी यहाँ पे जो एंगल होगा दोनों के बीच का वो क्या होगा, तो वो एंगल होने वाला है 180 माइनस थीटा। अब यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो अगर मैं पुट कर दूंगा तो आराम से मिल जाएगा हमको। R इज इक्वल टू अंडर रूट में वी स्क्वायर तो 2v स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा 2v स्क्वायर कॉस 180 माइनस थीटा। और कॉस 180 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, बता सकते हैं आप लोग, क्या होगा, क्या होगा 180 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा ही होता है, लेकिन किस में हो जाता है, माइनस में। दैट मीन्स यहाँ पे 2v स्क्वायर
प्लस 2v² इंटू माइनस कॉस थीटा, क्योंकि x से माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। अब r इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा ये माइनस से यहाँ पे हो जाएगा तो 2v² और यहाँ पे माइनस 2v² कॉस थीटा हो गया। अलग अलग लिया हूँ लेकिन बाद में मैंने वही रख दिया, बस यहाँ पे पहचान करने के लिए VR और VL लिया है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं 2v² क्या कर सकता हूँ यहाँ पे कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे आई होप दिखाई दे रहा होगा, ठीक है गुड। 2v² यहाँ पे हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो आपको पता होगा कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, होता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। अगर मैं इस 2 को हटा दूँ तो यहाँ पे 2 आ जाता है, बस यही होता है। यानी अगर cos थीटा जहाँ पे लिखा है वहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये पूरा पोर्शन लिख सकता हूँ, हाँ या ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं cos थीटा की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे cos थीटा दिख रहा है, वहाँ पे मैं ये पुट कर दूंगा। अब जब मैं ये पुट करूँगा तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे पुट करके दिखा रहा हूँ आपको। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 2v² 1 माइनस उस पूरे को पुट करिए तो 1, ये बड़ा वाला ब्रैकेट कर लीजिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, हो जाएगा बिल्कुल। अब क्या होगा, तो यहाँ पे 2v² 1 माइनस ये 1 प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो, और फिर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। फिर r इज इक्वल टू, और देखो तो r इज इक्वल टू 2v² ऐसे रहेगा, ये सब अंडर रूट में चल रहा है, यहाँ भी ये अंडर रूट में है। अब ये 1 से 1 कैंसिल, और सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है कि भाई 2v² को जो आ गया उसको मैंने छोड़ दिया, लेकिन कॉमन लिया है ना, सब तो सही है, सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया भाई 2v² इंटू यहाँ पे बच गया मेरे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, सब सही है। अब देखिए 2 का पेयर बन गया, v का पेयर बन गया, साइन स्क्वायर थीटा का पेयर बन गया, दैट मीन्स इन सब में से एक बाहर आ जाएगा। यानी r इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे 2v साइन थीटा बाई 2, बस यहाँ पे आपको क्या मिल गया आंसर। यानी r इज इक्वल टू हमको मिल चुका है 2v साइन थीटा बाई 2, और ये आपका क्या है रिजल्टेंट वेलोसिटी है एक पार्टिकल के ऊपर। क्लियर है। तो अब क्या समझ में आया, अब आपको कोई भी पार्टिकल दे देगा, कितने भी एंगल पे दे आप निकाल लेंगे, हाँ या ना, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे मैं आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो मैं बता देता हूँ, ये तभी फॉलो होगा जब आप जो एंगल है वो किसके कहाँ से लोगे, इस एक्सिस के अबाउट, क्योंकि आपने ये जो फॉर्मूला बनाया है वो इस एक्सिस के अबाउट जो एंगल क्रिएट कर रहा है उस अनुसार बनाया है। अब ऐसे नहीं कर सकते आप कि कहीं का भी एंगल कहीं का भी दिया हो तो आप कर लेंगे, समझ पा रहे हैं मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि इस एक्सिस के अबाउट आपका एंगल होना चाहिए। अगर इस एक्सिस के अबाउट एंगल नहीं है तो फिर दिक्कत है। जैसे आपको सिंपल वे में ऐसे दे दिया, सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे आपका एंगल ऐसे होना चाहिए, तो इसने क्या दिया हुआ कि मान लीजिए एक पार्टिकल है A और एक दूसरा पार्टिकल है B। अब इसने जो एंगल दिया है यहाँ पे दिया है, यहाँ पे बोल रहा है कि 30 डिग्री पे है, A के रिस्पेक्ट में B वाला पार्टिकल 30 डिग्री पे प्लेस्ड है। अब इसका वेलोसिटी बताइए, तो आप नहीं बता सकते ना, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस एक्सिस के अबाउट लेना पड़ेगा। अब आप ध्यान देंगे तो इस एक्सिस के अबाउट ये कितने एंगल पे है B, तो पहली बात तो A के अबाउट ये 30 पे है, लेकिन अगर मैं यहाँ से देखूँ तो इस एक्सिस से A कितने दूरी पे है 90, यानी टोटल अगर मैं देखूँ ये B वाले पार्टिकल का, तो B वाला पार्टिकल इसके साथ इस एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। समझ में आई बात, सॉरी 90 और 30 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हम जब थीटा रखेंगे तो थीटा यहाँ पे क्या रखेंगे 120 डिग्री। आई बात समझ में। तो आई होप आपको कहानी समझ में आ गई होगी। नोट क्या रखना है कि एंगल जो होना चाहिए वो किसके अबाउट होना चाहिए, इस एक्सिस के अबाउट, तभी ये फॉर्मूला वर्क करेगा, अदरवाइज ये नहीं काम करेगा। इसमें आपको ये चेतावनी दी जा रही है। अब और आगे बढ़ें और इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमारे पास सिंपल वे में ऐसे ही एक सर्कल बना के बोल दें कि भाई देखो यहाँ पे ये जो पूरी बॉडी है ट्रांसलेशन मोशन कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और इसका जो रेडियस है, मतलब यहाँ से मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो रेडियस है इसका वो है 5 मीटर है,
और एक एक्सिस ड्रॉ कर लो। इस एक्सिस के अबाउट एक पार्टिकल है जिसका नाम है P, वो इस एक्सिस से 60 डिग्री पे बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो हमसे बोलेगा ये बता दो कि इस P पार्टिकल के ऊपर नेट वेलोसिटी कितनी होगी। आप इजीली बता सकते हो, बिल्कुल। नेट वेलोसिटी निकाला, मुझे पता है 2 वेलोसिटी इस पे काम कर रही है क्योंकि ये घूम भी रहा होगा, मैं भले ना दूँ लेकिन रोलिंग मोशन तो कर ही रहा होगा। ऐसा तो है नहीं कि सरक रहा होगा केवल, नहीं, रोलिंग मोशन में एंगुलर वेलोसिटी आएगी ही आएगी। एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा आएगा ही आएगा, ओमेगा आएगा मतलब इस पार्टिकल के ऊपर 2 वेलोसिटी होगी, एक जो इसको इधर की ओर लेके जा रही होगी और एक जो इसको इधर की ओर लेके जा रही होगी। ट्रांसवर्सल मोशन के कारण इधर जा रहा होगा और रोटेशनल मोशन के कारण इधर जा रहा होगा। लेकिन मुझे पता है कि ये रोलिंग मोशन कैसा है, प्योर है, तो इसका मतलब v इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा आर होगा। 100% श्योर है, तो v की जितनी वैल्यू है उतनी ही ओमेगा आर की वैल्यू होगी, उसमें मुझे कुछ छेड़छाड़ करना ही नहीं है ना। तो उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, उस कंडीशन में सिंपल काम करूँगा। भाई मुझे रिजल्टेंट निकालना है, मुझे पता है कि ये जो एंगल दिया गया वो इस एक्सिस के अबाउट दिया है, तो कुछ नहीं सोचना है, सिंपल फॉर्मूला लगाना है 2v sin θ/2। कर लिया। अब देखो 2 ऐसे रहेगा, v की वैल्यू कितनी है 10 है, sin θ/2 मतलब sin 60/2, 60/2 मतलब 60 कट गया, कितना आ गया 30, यानी 2 × 10 × sin 30 डिग्री। और sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 × 1/2 हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल, यानी r की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड, एंड रिजल्टेंट कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, हाँ या ना, बिल्कुल। अब ऐसे ही मान लो, सिंपल वे में समझना, ऐसे ही मान लो ये पार्टिकल यहाँ पे होता और ध्यान से समझिएगा, वो ये इसके साथ कितने डिग्री पे एंगल क्रिएट कर रहा है 60 डिग्री। कितने डिग्री का 60 डिग्री का। तो अगर 60 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है और यहाँ पे पार्टिकल है Q, अब कह रहा इस पार्टिकल की आपको क्या बतानी है रिजल्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि इसके ऊपर भी 2 लग रहे हैं, एंगुलर के कारण इधर जा रहा होगा, लीनियर के कारण इधर जा रहा होगा, तो 2 लग रहा है, इसका रिजल्टेंट बताइए। तो अब क्या करूँगा मैं, तो अभी चीज़ें चेंज हो गई हैं। ये 60 डिग्री दिया है, क्या उसी एक्सिस के अबाउट है, बिल्कुल उसी एक्सिस के अबाउट है, बट इसका एंगल इधर से लिया गया है। अब देखो इसमें 2 चेंजेस हैं, देखो यहाँ भी है, एक्सिस तो वही है लेकिन एंगल इस बार ऐसे लिया जा रहा है, जबकि इससे पहले जो एंगल था, जैसे यहाँ पे जब था तो मैं ऐसे ले रहा था, दैट मीन्स यहाँ पे क्लॉकवाइज में चला हूँ और यहाँ पे क्या हो गया है एंटी क्लॉकवाइज। तो जो फॉर्मूला आपने जिस प्रोसेस से किया, इस प्रोसेस से किया है, इसी प्रोसेस से करो, काम खत्म। दैट मीन्स मैं एंगल कहाँ से चेक करूँगा, इधर से। मतलब ये अगर देखा जाए तो पूरा ये लाइन 180 डिग्री बनाएगी, ये इतना 60 है तो इतना कितना होगा 120 डिग्री। दैट मीन्स इस एक्सिस के अबाउट ये पार्टिकल कितना बना रहा है 120 डिग्री। बस कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। r इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 2v sin θ/2, तो r इज इक्वल टू 2, v की वैल्यू 10, sin थीटा की वैल्यू कितनी है 120/2, कट गया 60 आ जाएगा, 2 × 10, यहाँ पे क्या आ गया sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री मतलब 2 × 10 × √3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या हुआ यहाँ पे आ गया 10 √3, r इज इक्वल टू 10 √3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, कैसा नो। तो आपको एंगल फाइंड आउट करना है, कर लेंगे आराम से, बिल्कुल। तो आई थिंक आपका वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेट कैसे निकालेंगे वो भी आपने समझ लिया, और 2 वेलोसिटी कैसे कैसे आ रही है ये भी आपने समझ लिया। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है एक्सीलरेशन का। फिर उससे पहले हम रोलिंग मोशन को थोड़ा सा एक बार और ऑब्जर्व करेंगे और फिर वहाँ से स्टार्ट करेंगे एक्सीलरेशन को। तो चलिए देखेंगे, हमने पढ़ा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट रोलिंग मोशन कर रहा है, ठीक है, रोलिंग मोशन कर रहा है, तो रोलिंग मोशन करने के दौरान हम बार बार ये बोल रहे हैं कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ओके, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, ये इसका सेंटर है और ये पार्टिकल है सबसे बॉटम वाला, और ये क्या है सरफेस। मैंने थोड़ा सा इसके बीच में गैप रखा है ताकि मैं आपको समझा पाऊँ, ठीक है, ताकि आप चीज़ों को विजुलाइज कर पाओ। देखो एक्चुअल में इसका मतलब क्या है ये समझिएगा, ये आपके बॉडी का, सर्कुलर बॉडी का ये बॉटम पॉइंट है और ये सरफेस का पॉइंट है, और ये दोनों के दोनों आपस में कांटेक्ट करेंगे। दैट मीन्स ये दोनों के दोनों आपस में टच में रहते हैं। जब बॉडी रोल करेगी तो ये बॉटम पॉइंट और ये सरफेस का पॉइंट दोनों आपस में क्या करेंगे, कनेक्शन में आएंगे। यहाँ पे एक्चुअल में जो बात बोली जाती है वो यही है। देखिए इस पार्टिकल के ऊपर बड़े अच्छे से समझिएगा, इस पार्टिकल के ऊपर
अगर मान लेता हूँ कि इधर की ओर ट्रांसलेशन मोशन वी वेलोसिटी से चल रहा है और जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, इसके कारण ये पार्टिकल किधर की ओर जाना चाहेगा, इधर की ओर। ठीक है, तो हम ये बोल रहे हैं कि v इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, आर ओमेगा होना चाहिए। मतलब ये पार्टिकल, मतलब इधर वाली वेलोसिटी और इधर वाली वेलोसिटी दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, सेम। हम यही बोल रहे हैं, बिल्कुल। यानी हम ये बोल रहे हैं कि ये वाली वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, ये बराबर होगी तो ये पार्टिकल क्या करेगा, स्लिप नहीं करेगा। और अगर ये स्लिप नहीं करेगा तभी ये क्या होगा, प्योर रोलिंग के अंदर आएगा। हम यही बोल रहे हैं ना। थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से, बहुत ज़रूरी है। मान लेता हूँ कि अगर सपोज कर लो कि ये v की वेलोसिटी इस आर ओमेगा से ज़्यादा हो गई, यानी v इज़ ग्रेटर देन आर ओमेगा। अब क्या होगा, तो सर होगा ये कि ये जो पार्टिकल है, मतलब ये वाला जो पार्टिकल है, जब इसके ऊपर आएगा, समझना, जब इसके ऊपर आएगा तो ये क्या करेगा, फिसलते हुए जाएगा आगे। मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा, देखो सिंपल बेसिस पे अगर देखा जाए तो ये सरफेस है, सरफेस का ये बॉटम पॉइंट है। देखो ये वाला ये पॉइंट है, मैं इसको P और Q के नाम से दे दे रहा हूँ। ये P है और ये क्या है, Q है। ठीक है, अब समझिएगा, मैं अपने हाथ पे Q बना लेता हूँ और बाकी ये इसका, ये पोर्शन इसका P वाला पॉइंट है। थोड़ा समझते हैं बात को। अब ये जब इसके ऊपर टच कर रहा है तो अगर इसके वेलोसिटी, ये वाली लीनियर वेलोसिटी इसकी P की लीनियर वेलोसिटी ज़्यादा है इस साइड में, तो ये क्या करेगा, ये ऐसे सरक के आगे जाना चाहेगा ना, आगे जाना चाहेगा। मेरी बात नहीं समझिएगा, ये ऐसे सरक के आगे जाना चाहेगा, है कि नहीं है। ये घूमेगा नहीं, ये कहाँ लेके जाना चाहेगा, आगे, ना कि इसको घुमाएगा। v का काम है आगे बढ़ाना। आगे बढ़ाना मतलब ये p q को रगड़ते हुए आगे जाएगा, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। रगड़ना या सरकना सीधा एक ही मतलब है। जब ये p q के ऊपर ऐसे सरक के आगे जाएगा तो फिर क्या हो जाएगी, दिक्कत आ जाएगी, स्लिपिंग है ना। तब ये भाई जब भी ज़्यादा होगा, मतलब ये पोर्शन आप देखिएगा, ये वाला पोर्शन, इसकी वेलोसिटी क्या है, इस डायरेक्शन में ज़्यादा है। मैंने बोला इस डायरेक्शन में क्या है, ज़्यादा है। तो ज़्यादा होने का मतलब जब मैं यहाँ पे रखूँगा तो इस Q के रिस्पेक्ट में ये क्या करेगा, इस Q को रगड़ते हुए ऐसे आगे जाएगा, ना कि ये गोल गोल घूमेगा। समझ पा रहे हैं। इसको कैसे चाहिए, इसको जो ही ये टच किया तो ऐसे ऐसे ऊपर की ओर उठ जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या करेगा, जब वेलोसिटी ज़्यादा है तो इस कंडीशन में कहाँ जाएगा, आगे भागेगा, ना कि ये ऊपर उठेगा। समझ में आया। तो अगर v ज़्यादा हो जाएगा तो ये क्या कर जाएगा, सरक जाएगा, इसलिए v को ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, r ओमेगा ज़्यादा हो गया तब, r ओमेगा ज़्यादा हो गया तब, r ओमेगा ज़्यादा हो गया v से, तब इस कंडीशन में ये किधर की ओर जाएगा, तब ये इधर की ओर जाएगा। मतलब ये मेरा q है, थोड़ा समझना है, ज़रूरी है। देखिए ये मेरा क्या है, q है, और q के रिस्पेक्ट में इधर वाली वेलोसिटी, इस साइड वाली वेलोसिटी ज़्यादा हो चुकी है, तो ये क्या होगा, इधर की ओर ऐसे जाएगा, है ना। और ये ऐसे जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये सरक रहा है, इस q के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, सरक रहा है। ओके, अब क्या समझ में आ रहा है कि ये सरक गया ना। सरक क्यों गया, क्योंकि ये q के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन कर रहा है। q के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, ये मोशन कर रहा है। q रुका हुआ है, q क्या है, रुका हुआ, और q देख रहा है कि ये क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। q देख रहा है कि ये वाला जो पोर्शन है ये क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, ऐसे आगे बढ़ रहा है। थोड़ा समझिएगा, ये आगे बढ़ रहा है, और आगे बढ़ रहा है दैट मीन्स रिलेटिव मोशन कर रहा है। रिलेटिव मोशन करेगा तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। आई बात समझ में, यानी स्लिपिंग आ जाएगी। मेरी बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो या तो r ओमेगा जाते हो या तो v जाते हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्लिपिंग होगी। v जाते होगा तो इस डायरेक्शन में स्लिपिंग होगी, और r ओमेगा जाते होगा तो ये इस साइड में स्लिपिंग होगी। बराबर क्यों किया गया, इसीलिए किया गया ताकि ये पॉइंट इधर ना जा पाए, ये इधर ना जा पाए। अब यहाँ पे q को हमने क्यों रखा है, एक्चुअल में q हमारा ऑब्जर्वर है। q क्या है, ऑब्जर्वर, जो ये बता रहा है भैया कि क्या नहीं हो रहा है, रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। रिलेटिव मोशन किसी के रिस्पेक्ट में होने वाला मोशन, मोशन रिलेटिव ही होता है। भाई p मोशन नहीं कर रहा है, ये कौन बता रहा है, q। कब, जब v बराबर है r ओमेगा के, और जब हमारा रिलेटिव मोशन q के रिस्पेक्ट में 0 होगा तभी स्लिपिंग नहीं होगी। अगर मान लो ये q देखेगा, ये p देखेगा, सॉरी q देख रहा है p को, p इधर की ओर बढ़ रहा है, तो इस कंडीशन में क्या कर रहा है, p तो आगे जा रहा है ना, आगे सॉरी इधर आ रहा है, तो इसका मतलब q यहाँ पे है और ये इधर जा रहा है, तो ये क्या है, मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जब इस तरीके से मोशन होगा तो इसका मतलब कौन आएगा, फ्रिक्शन आएगा। फ्रिक्शन क्या करने के लिए आता है, रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए।
रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए। जब ये P पॉइंट आगे की ओर बढ़ा Q के रिस्पेक्ट में, तो Q क्या करेगा, उसको रोकने का प्रयास करेगा, क्योंकि सरफेस कांटेक्ट में है इस क्या बोलते हैं, सर्कुलर बॉडी का जो सरफेस है और ये जो जिस सरफेस पे रखा गया उसकी जो सरफेस है, जो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर रख के चलाया जा रहा है, तो उसकी जो सरफेस है आपस में क्या हो गई, कांटेक्ट में है। दैट मीन्स कांटेक्ट में आने से क्या होता है कि रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन आ जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा भाई, फ्रिक्शन आएगा। मतलब अगर ये भी बड़ा है तो इसका मतलब ये P इसको रगड़ते हुए ऐसे जाएगा, गोल गोल नहीं घूमेगा, ये ऐसे जाएगा, मतलब ये Q के रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में क्या लग जाएगा, और अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो स्लिपिंग हो रही है, तो प्योर रोलिंग मोशन भी नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? तो इन दोनों केसेस में क्या है, प्योर रोलिंग मोशन नहीं है। यानी यहाँ पे मैं लिखूंगा प्योर रोलिंग मोशन, बिल्कुल नहीं, प्योर रोलिंग मोशन है नहीं है, लेकिन यहीं पे केवल और केवल क्या होगा, प्योर रोलिंग मोशन होगा। क्यों होगा, इसका 2 कारण मैंने बता दिया। अब आप कहेंगे अभी एक भी नहीं फील आया, बता रहा हूँ मैं। ठीक है, सबसे पहली बात, प्योर रोलिंग मोशन के अंदर 100% कौन आएगा, 100% ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव मोशन क्या होगा, 0 नहीं होगा, रिलेटिव मोशन होगा तो फ्रिक्शन आएगा। दैट मीन्स अगर क्या हो रहा है, अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है तो फ्रिक्शन को आना पड़ेगा, और अगर फ्रिक्शन आ रहा है तो स्लिपिंग होगी तो प्योर रोलिंग मोशन नहीं है। जबकि अगर प्योर रोलिंग मोशन हो रहा है तो रिलेटिव मोशन नहीं होगा। किसके रिस्पेक्ट में, क्यू देख रहा है कि यार ये जो P है ये आगे न जा रहा है ना ही पीछे। भाई आगे पीछे का मतलब ये इसकी पोजीशन है, इस पोजीशन से इधर भी नहीं गया इधर भी नहीं गया, ये तो उठ के ऐसे चला गया ना। क्या इस सरफेस पे आगे बढ़ा या क्या इस सरफेस के पीछे बढ़ा, नहीं। और फील चाहते हैं तो और फील समझिए, ये Q यहाँ पे चुपचाप बैठा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट है आपका R, यहाँ पे पॉइंट है S, यहाँ पे पॉइंट है T। अब हो क्या रहा है, जब ये प्योर रोलिंग मोशन होगा तो पहले P आएगा, Q को देखेगा, P और Q देखेंगे तो देखिए P आएगा Q के रिस्पेक्ट में देखेगा तो Q देख रहा है कि ये इधर नहीं गया। क्या P इधर से आ रहा है, नहीं, ऊपर से आ रहा है ये। फिर ये जो P है, क्या ये Q के इधर जा रहा है, मतलब इस रास्ते में, इस डायरेक्शन में जा रहा है, नहीं, ये तो ऊपर चला गया। दैट मीन्स ये मोशन नहीं कर रहा है, इसके अनुसार तो रिलेटिव मोशन का मतलब उस डायरेक्शन में मोशन नहीं कर रहा है जिस डायरेक्शन में Q चाहता है। समझ पा रहे हैं? रिलेटिव मोशन का मतलब यही तो होता है, इसके अनुसार तो ना ये आगे जा रहा है ना ही पीछे जा रहा है। अब P यहाँ से चला गया, अब कौन आएगा, R को जब Q देखेगा तो R को भी देखता है, Q तो देख रहा है ना R पीछे जा रहा है ना ही आगे जा रहा है, ये तो कहाँ चला गया, ऊपर। दैट मीन्स इसके रिस्पेक्ट में मोशन नहीं हो रहा है। आयो समझ में? इसके रिस्पेक्ट में तो क्या है, वो चुपचाप आ जा रहे हैं, मोशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। समझ पा रहे हैं ना? इसके रिस्पेक्ट में अगर आप ये बात नहीं समझ पाए तो फिर आप हैंग मार जाएंगे। मैंने यहाँ पे देखो, आप कहेंगे सर मोशन हो भी रहा है, आप कह रहे हैं मोशन नहीं भी हो रहा है। इसके रिस्पेक्ट में मोशन नहीं हो रहा है। इसके रिस्पेक्ट में मोशन कब माना जाएगा, जब या तो बॉडी ऐसे जाए या तो ऐसे जाए, तब तो इसको लगेगा कि हाँ यार मेरी पोजीशन में चेंज आ रहा है। अब यार ये हवा में चल रहा है तो कैसे इसको फील आएगा, है ना। और ये तभी पॉसिबल है जब क्या नहीं होगा, स्लिपिंग नहीं होगा। स्लिपिंग होगा तो वो पार्टिकल आगे की ओर मूव करेगा। इसका मतलब Q के रिस्पेक्ट में वो क्या होगा, आगे की ओर जाएगा या इस डायरेक्शन में जाएगा, और इस डायरेक्शन में जाएगा। दैट मीन्स रिलेटिव मोशन होगा। रिलेटिव मोशन होगा तो 100% रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए कौन आएगा, फ्रिक्शन। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट बात समझनी है वो ये समझनी है कि प्योर रोलिंग मोशन के दौरान फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं होता है। कहाँ पे, एट अ बॉटम पॉइंट पे फ्रिक्शन नहीं होता है। ओके, लेकिन अगर नॉन प्योर रोलिंग मोशन हो रहा है यानी इम्प्योर रोलिंग मोशन है तब 100% कौन आएगा, फ्रिक्शन। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। और प्योर रोलिंग मोशन का कैसे मतलब आप समझे, क्यों आखिर V = R ओमेगा होना चाहिए, क्योंकि अगर V = R ओमेगा नहीं होगा तो सरक जाएगी बॉडी। सरकने का मतलब रिलेटिव मोशन हो जाएगा। आई बात समझ में। और रिलेटिव मोशन जब भी होगा तो प्योर रोलिंग वो कहलाएगा ही नहीं। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो अच्छी बात है, अदरवाइज समस्या है। थोड़ा सा और आगे बढ़े और देखिएगा। मान लीजिए यहाँ पे बॉडी है। अब मैं बोल रहा हूँ कि प्योर रोलिंग मोशन होना चाहिए। ये सेंटर है इसका, इधर की ओर v वेलोसिटी से बॉडी आगे बढ़ रही है, ट्रांसलेशन मोशन कर रही है, और ओमेगा से ये रोटेशनल मोशन कर रही है। ये एक सरफेस पे रखी गई है, ठीक है। तो जैसे प्योर रोलिंग मोशन का फर्स्ट कंडीशन हमने क्या बनाया है कि V = R ओमेगा बनाया है। मैं बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ विद द रिस्पेक्ट ऑफ T।
टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा तो डी वी अपॉन डी टी हो जाएगा इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी इंटू आर ओमेगा। यहाँ से मैं करूँ तो क्या होगा, डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर बाहर हो गया तो डी ओमेगा अपॉन डी टी हो जाएगा। डी वी अपॉन डी टी का मतलब क्या होगा, ए होगा, ए इज इक्वल टू आर ऐसे ही रहेगा और डी ओमेगा अपॉन डी टी का मतलब अल्फा, यानी ए इज इक्वल टू क्या हो गया, आर अल्फा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, हाँ या ना, आ गया मेरे पास ए इज इक्वल टू आर अल्फा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर प्योर रोलिंग मोशन हो रहा है यानी प्योर रोलिंग है, प्योर रोलिंग है, देखो यहीं से निकाल के लेके आया हूँ मैं और इसी चीज़ को मैं आगे भी बताऊँगा। प्योर रोलिंग हो रही है तो प्योर रोलिंग के कंडीशन में यदि v इज इक्वल टू आर ओमेगा है तो उस कंडीशन में a इज इक्वल टू आर अल्फा भी होना पड़ेगा। यानी जो लीनियर एक्सीलरेशन है वो किसके, एंगुलर एक्सीलरेशन के और उसके रेडियस के, सर्कुलर बॉडी के रेडियस के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए। अगर नहीं बराबर है तो फिर से ये प्योर रोलिंग मोशन नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पे पुनः क्या हो रहा है, स्लिपिंग हो जा रही है। स्लिपिंग को अवॉइड करना है, दोनों कंडीशन याद रखना है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, a इज इक्वल टू आर अल्फा। अब इसकी फील लेते हैं हम लोग। ये बॉटम पॉइंट पे क्या है, सर्कुलर बॉडी है। अब आप समझिएगा, अब हम खेल रहे हैं किसका, एक्सीलरेशन का। एक्सीलरेशन भी हम किसके रिस्पेक्ट में अब लेंगे, सेंटर ऑफ मास। तो अभी मैंने ले लिया कि भैया ये जो बॉडी है, कौन, सर्कुलर बॉडी, इसका एक्सीलरेशन क्या है, a है, ठीक है। यानी अब बॉडी कैसी हो चुकी है हमारी, एक्सीलरेटेड हो चुकी है और ट्रांसलेशन मोशन कर रही है विद द हेल्प ऑफ ए एक्सीलरेशन। और ये रोटेशनल मोशन भी कर रही है, तो रोटेशनल मोशन में इसका तब एक्सीलरेशन कितना है, अल्फा। अब अगर हम अभी तक जो वेलोसिटी के केस में देखते आए हैं वही अब हम एक्सीलरेशन के केस में देखेंगे। हम एक पार्टिकल को पकड़ते हैं, भूल जाते हैं कि अभी इसके ऊपर कोई एक्सीलरेशन, अभी 2 मिनट के लिए मैं उसको हटा देता हूँ, सिंपल समझता हूँ कि इसके ऊपर कौन सा एक्सीलरेशन है, अल्फा, यानी कोई एक्सीलरेशन आया है। या सिंपल समझ लो यार, एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, तो जब एक बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो उस कंडीशन में बॉडी के हर पार्टिकल के ऊपर कितने एक्सीलरेशन आते हैं, 3 एक्सीलरेशन आते हैं। कितने एक्सीलरेशन, 3, ध्यान से समझना है, कितने एक्सीलरेशन, 3। एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, हाँ या ना, एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, और ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इसको आगे की ओर लेके जाता है, लेकिन इसको खींच के कौन लेके आता है सेंटर की ओर, तो वो है सेंट्रीपिटल, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अच्छा, फिर से टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और ये जो खींच के लेके आता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हो गया। 2 एक्सीलरेशन इस पॉइंट पे काम करते हैं, लीनियर, ये दोनों के दोनों क्या हैं, लीनियर एक्सीलरेशन है, ठीक है। जैसे इस AT की बात करोगे तो AT इज इक्वल टू क्या होता है, AT इज इक्वल टू आर अल्फा होता है, क्या होता है, आर अल्फा। जबकि AC की बात करोगे तो वो आर ओमेगा का स्क्वायर होता है। ये दोनों बातें हम लोगों ने पढ़ी है, AT इज इक्वल टू आर अल्फा और AC इज इक्वल टू आर ओमेगा का स्क्वायर। मतलब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन किसके बराबर होता है, आर ओमेगा के स्क्वायर के बराबर, और AT किसके बराबर होता है, आर अल्फा के बराबर। जैसे अभी हम जस्ट देखे हैं कि ओमेगा v किसके बराबर होता है, v बराबर होता है आर ओमेगा के बराबर। लेकिन यहाँ पे यह बात ध्यान से समझनी है, ये v हम किसका निकाल रहे हैं, उस बॉडी का निकाल रहे हैं जो बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है। यहाँ पे मैं एक्सीलरेशन जो निकाल रहा हूँ इसमें आप ध्यान से देखिए तो आर अल्फा आया है, अल्फा आया है, इसका मतलब बॉडी कैसे रोटेट कर रही है, कैसे रोटेट कर रही है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, यानी सर्कुलर मोशन कर रही है या रोटेशनल मोशन कर रही है। तभी आप क्या कर सकते हो कि AT को बराबर करते हो आर अल्फा के। अब यहाँ पे बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो प्रोसेस नहीं कर पाएगा तो दिक्कत होगी। मान लीजिए अगर एक बॉडी ट्रांसलेशन मोशन कर रही है तो उस कंडीशन में हम क्या AT को आर अल्फा के बराबर कर सकते हैं, कभी भी नहीं लिखेंगे आप, ओके। क्या हम v को आर ओमेगा के बराबर लिखेंगे, कभी नहीं। ये तब के लिए है जब एक बॉडी रोटेशनल मोशन करेगी। देखिए बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, अगर आपकी समझ अच्छी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर और अच्छी बात है, समझिएगा मेरी बात को। अब मान लीजिए ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है तो ये दोनों चीज़ें नहीं आएंगी, क्लियर है, बिल्कुल। अब AT आर अल्फा के बराबर होता है, AC आर ओमेगा के बराबर होता है, और दोनों के दोनों कैसे हैं सर, ये दोनों के दोनों हैं लीनियर एक्सीलरेशन। कैसे एक्सीलरेशन है, लीनियर, क्लियर है, लीनियर एक्सीलरेशन है। अब ये लीनियर एक्सीलरेशन यानी एक पॉइंट पे यहाँ पे कितने एक्सीलरेशन लग रहे हैं, 2 लीनियर एक्सीलरेशन लग रहे हैं। कब, जब केवल बॉडी और केवल रोटेशनल मोशन कर रही है। लेकिन सपोज कर लो अगर ये ट्रांसलेशन मोशन भी कर रही है तब क्या करेगा,
तब क्या होगा यहाँ पे, तब 3 लगेंगे, 3 लगेंगे, यस और नो। अब मैं इस बॉटम पॉइंट पे देखूं तो अगर मैं वेलोसिटी के टर्म में देखते आया था तो मुझे नजर आ रहा था कि हर पॉइंट पे 2 वेलोसिटी आ रही है, एक आ रहा है एंगुलर के कारण और एक आ रहा है लीनियर मोशन के कारण। लेकिन मैं एक्सीलरेशन की बात करूंगा तो बड़े अच्छे तरीके से फील करो कि 2 आ रहे हैं एंगुलर के कारण और एक आएगा लीनियर के कारण। जब रोलिंग मोशन होगा तब हर पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी, हर पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी रोलिंग मोशन में 2, एक एंगुलर के कारण और एक लीनियर के कारण। अच्छा, फिर एक्सीलरेशन कितना 3, 2 एंगुलर के कारण और एक लीनियर के कारण, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक पॉइंट पे या हर पॉइंट पे अगर मैं नेट इस बॉटम पॉइंट पे बॉटम पॉइंट पे यानी इस सर्कुलर बॉडी के बॉटम पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो नेट वेलोसिटी कितनी होती है, नेट वेलोसिटी बॉटम पॉइंट पे, जो बातें मैं बोल रहा हूँ सब लिखने वाली है। बॉटम पॉइंट पे क्या बोलते हैं, टोटल या नेट वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है। क्या होती है, 0। क्यों, ये देखो एक्सीलरेशन, ये ट्रांसलेशन मोशन वाला भी इधर लगेगा, ट्रांसलेशन मोशन वाला भी इधर लगेगा, मतलब इसको इधर की ओर खींच के लेके जाएगा और एंगुलर के कारण ये किधर की ओर जाना चाहेगा, इधर की ओर। और हमने पढ़ा है कि v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा है, मतलब क्या होगा भाई, इधर से मतलब इसको इधर बुला लो तो v माइनस आर ओमेगा हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। सिंपल मतलब है ना। वैसे भी समझ लो कि ये v और आर ओमेगा बराबर होंगे तभी स्लिपिंग नहीं होगी, तभी प्योर रोलिंग मोशन होगा। और अगर ये बराबर है तो जितना इधर वेलोसिटी जा रही है, मतलब जितना इधर खींचा जा रहा है, जितनी स्पीड इधर है उतनी स्पीड इधर है, तभी तो ये क्या कर रहा है, ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, ये किधर चला जा रहा है, इधर। समझ में आ रहा है। यानी बॉटम पॉइंट पे नेट वेलोसिटी पूछ दिया आपसे 0, लेकिन नेट एक्सीलरेशन कितना होगा, वो भी 0, हाँ या ना। चलिए अब समझते हैं उसको, जो बातें आपने समझी है सब उसी में डाल दीजिए, खत्म। ये बॉटम पॉइंट है, इस बॉटम पॉइंट पे हम नेट वेलोसिटी देखे हैं कि वो कितनी होती है, 0। लेकिन एक्सीलरेशन की बात करें तो सबसे पहले अभी हम इसको बाद में बुलाएंगे, सबसे पहले इसकी ही वेलोसिटी देख लेते हैं, एक्सीलरेशन देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो इसको इधर की ओर कौन खींच के रखेगा, इधर की ओर लीनियर, मतलब मान लो बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है तो इसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कौन सा होगा, ये होगा, हाँ या ना। और सेंटर की ओर कौन खींच के रखेगा, AC, है ना। यानी इस बॉटम पॉइंट पे मैं अगर देखूं तो इसके पास 2 एक्सीलरेशन होंगे, एक सेंटर की ओर एक बाहर की ओर, ठीक है। अब चलो ट्रांसलेशन मोशन भी कर रहा है बॉडी, तो ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है तो उसके पास किस एक्सीलरेशन से कर रहा है, ACOM से। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ACOM इसके क्या होगा, बराबर होगा, मतलब इस डायरेक्शन में लगेगा, इस पार्टिकल के ऊपर ACOM भी तो लगेगा, मतलब एक्सीलरेशन लगेगा नहीं लगेगा, ट्रांसलेशन मोशन वाला हर पार्टिकल के ऊपर लगेगा, तो ये इस पार्टिकल के ऊपर भी लगेगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन किधर है, इधर की ओर। और ये दोनों किसके कारण आए हैं, एंगुलर मोशन के कारण। अब सिंपल समझो तो AT इधर खींचेगा, ACOM इधर खींचेगा, समझना ध्यान से। और AC किधर की ओर खींच रहा है, इधर की ओर। थोड़ा अच्छे से समझिएगा। अगर मैं इस पार्टिकल P को पकड़ूं तो इस पार्टिकल P पे ये वाला एक्सीलरेशन या ये वाला एक्सीलरेशन, कोई दोनों जो हैं क्या वो बराबर होंगे कि बड़े होंगे, लीनियरली ये वाला इधर वाला ज़्यादा होगा कि इधर वाला ज़्यादा होगा कि दोनों बराबर होंगे, यहाँ पे दोनों बराबर होने पड़ेंगे। क्यों बराबर होने पड़ेंगे, यही तो समझाना भाई। प्योर रोलिंग का केस चल रहा है। प्योर रोलिंग के केस में आपको पता है कि अगर मान लीजिए इसका एक्सीलरेशन ज़्यादा है, इस डायरेक्शन वाला, तो बॉडी इधर की ओर एक्सीलरेट कर जाएगी, बॉडी की स्पीड इस डायरेक्शन में चेंज हो जाएगी, हाँ या ना। और अगर इस डायरेक्शन में चेंज हो गई तो ये पार्टिकल जो यहाँ पे है फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। भाई ये किधर की ओर लेके जाना चाह रहा है, सीधे ना, गोल घुमाना चाह रहा है, नहीं, ये तो सीधा लेके चला जाएगा। सीधा लेके जा रहा है तो मतलब ये पहले जो सर्कल यहाँ पे दिख रहा है, इसका बॉटम पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, फिर यही सर्कल फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, मतलब ये क्या हो रहा है, सरक रहा है। क्या हो रहा है, सरक रहा है। और अगर ये सरक रहा है दैट मीन्स क्या आ गई, स्लिपिंग। स्लिपिंग हो गया तो फिर ये प्योर रोलिंग नहीं ना बचा, नहीं, याद रखेंगे। अच्छा, अगर ये वाली बड़ी हो गई तब फिर वही होगा, ये जो P है यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, इधर की ओर सरकने लगेगा। तो इधर की ओर सरकने लगा मतलब स्लिपिंग आ गई। स्लिपिंग आ गई तो फिर से प्योर रोलिंग नहीं हुआ। तो यानी प्योर रोलिंग होने के लिए क्या होना पड़ेगा सर, ACOM और AT को क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा बॉटम पॉइंट पे।
इसका मतलब बॉटम पॉइंट पे ये जो दोनों एक्सीलरेशन है, अब मैं दोनों एक्सीलरेशन को देखूं तो ACOM और इसको इधर बुला लूँ तो AT इज इक्वल टू क्या हो गया 0, यानी नेट एक्सीलरेशन देखूं तो कितना हो गया 0 हो गया ना। यानी बॉटम पॉइंट पे नेट वेलोसिटी कितनी 0, नेट एक्सीलरेशन कितना 0, गलती से भी मत बोलिएगा। अभी इसके पास एक और वेलोसिटी है, सॉरी एक्सीलरेशन है जो किधर की ओर काम कर रही है, ऊपर की ओर। इस बात को समझना है कि 3 लीनियर एक्सीलरेशन होते हैं जिसमें बॉटम पॉइंट पे केवल टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ही केवल और केवल क्या होते हैं 0 होते हैं। यानी नेट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 होगा, लेकिन एक एक्सीलरेशन बचेगा जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है वो लगा रहेगा। वेलोसिटी के केस में दोनों लीनियर वेलोसिटी का जो नेट वेलोसिटी होगा वो क्या होगा 0, यानी नेट लीनियर वेलोसिटी आपसे बोल दिया तो 0, नेट एक्सीलरेशन बोल दिया तो AC। आई बात समझ में, नेट एक्सीलरेशन AC, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे 0, 0 तब क्या है नेट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, वो क्या हो गया 0। तो एक्सीलरेशन की कहानी समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब मैंने यहाँ पे लिखा A इज इक्वल टू आर अल्फा, मैंने यहीं पे बता दिया कि भैया प्योर रोलिंग के लिए जैसे V इज इक्वल टू आर ओमेगा जरूरी है वैसे A इज इक्वल टू आर अल्फा जरूरी है। ठीक है, A इज इक्वल टू आर अल्फा मतलब अगर बॉडी क्या कर रही है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के साथ आ रही है, सॉरी ट्रांसलेशन हाँ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ही बोलिए, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के साथ आ रही है। ठीक है, तो उस कंडीशन में उसको आर अल्फा के बराबर होना पड़ेगा। अब आर अल्फा इसमें क्या है, अल्फा आपका एंगुलर एक्सीलरेशन है। ठीक है, अब अगर ऐसा ना हो जाए अच्छा यहाँ पे एक बात है और यहाँ से निकाल लीजिएगा, अगर मैं ओमेगा की वैल्यू निकालूँ तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन आर, यानी ओमेगा हमेशा कितना होना चाहिए V अपॉन आर, जबकि यहाँ पे अल्फा कितना होना चाहिए भाई A अपॉन आर, है ना, यानी A अपॉन आर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब आपका जो घूमने का जो स्पीड है वो इसके बराबर होना चाहिए। अगर आपने स्पीड बढ़ा दी, जैसे मान लीजिए आपने क्या कर दिया, अभी ध्यान से समझिएगा, अभी आपने क्या कर दिया, अगर इसको बहुत ज़्यादा स्पीड दे दी तो ओमेगा भी आपका क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। समझना ध्यान से, अगर आपने इसको स्पीड ज़्यादा दे दी तो ये भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। ये तो आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना। मतलब ऐसे दोनों को मैं समझा दूँ बेसिक लेवल पे। देखो घुमाओगे ज़्यादा तो चलेगा ज़्यादा, समझ पा रहे हैं। वो साइकिल वाला एग्जाम्पल मैंने दिया है आपको, साइकिल वाले एग्जाम्पल में पहिया देखते हैं ना, पहिया जितना तेज़ घूमेगा उतना तेज़ आप ट्रांसलेशन मोशन करोगे, यानी उतना फास्ट आप चलोगे, आगे की ओर बढ़ोगे। जितना आपका स्लो पहिया घूमेगा उतना स्लो आप ट्रांसलेशन मोशन करोगे, यही बताया था ना। यानी ओमेगा मतलब जितना घुमाओगे उतना आगे बढ़ोगे। यहाँ पे अब उल्टा चला कर दिया मैंने क्या बोला, जितना आप तेज चलाओगे उतना ज़्यादा घुमाना पड़ेगा पहिया। अब जितना आप चाहते हो जल्दी से जल्दी ट्रांसलेशन मोशन करूँ तो उतना ज़्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, पहिए को घुमाना पड़ेगा। वही तो करते हैं, साइकिल पे आप बैठते हैं तो अगर आपको तेज़ चलना होता है तो फिर क्या करते हैं आप, पैडल जो होता है बहुत फास्ट मारते हैं, तब क्या होता है पहिया ज़्यादा जल्दी घूमता है, जल्दी घूमेगा, ट्रांसलेशन मोशन क्या होगा ज़्यादा होगा। क्यों हो रहा है ये तो समझ में आ रहा है ना। ये बेसिक रिलेशन है, यहाँ से नहीं आया, वो यहीं से आया था। ठीक है, क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा। एक्सीलरेशन की भी कहानी समझ में आ गई, क्या क्या बातें आपने समझी, बहुत सारी समझ ली। सबसे इंपॉर्टेंट बात वेलोसिटी की, कि नेट वेलोसिटी बॉटम पॉइंट पे क्या होता है 0। मैं लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, पॉज करके पहले पूरा लिख देता हूँ, फिर आपको अच्छे से उसको समझा दूंगा। चलिए देखिए, अगर रोलिंग मोशन हो रहा है तो टोटल वेलोसिटी कितनी होगी 3, 2 लीनियर वेलोसिटी और एक एंगुलर वेलोसिटी। ये जो 2 लीनियर वेलोसिटी होगी इसमें एक ट्रांसलेशन मोशन के कारण होगी और एक रोटेशनल मोशन के कारण होगी। ट्रांसलेशन मोशन के कारण कितनी होगी तो v सेंटर ऑफ मास, मतलब v विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और यहाँ पे एक रोटेशनल मोशन के कारण होगी, वो कितनी होगी ओमेगा r। ऐसे यहाँ पे आइए, टोटल एक्सीलरेशन कितना होगा 4, 3 किसके कारण होगा लीनियर एक्सीलरेशन, मतलब 3 इसमें से क्या होगा, 3 का नेचर लीनियर एक्सीलरेशन होगा, मतलब लीनियरली काम करेंगे सीधा, जबकि एक एंगुलर यानी घुमाने वाला काम करेगा। ठीक है, जिसमें से 2 का कारण क्या होगा, 2 रोटेशनल मोशन के कारण आएगी, जिसमें AC और AT, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। अच्छा, एक किसके कारण आएंगी, लीनियर मोशन के कारण आएगी। लीनियर मोशन के कारण कौन सी आएगी, जो आगे की ओर बढ़ाएगी। ठीक है ना, तो ये ACOM, जैसे यहाँ पे VCOM वैसे ही ACOM, ये भी क्या करेगी, सेंटर ऑफ मास के अबाउट काम करेगी। और एक एंगुलर एक्सीलरेशन जो केवल और केवल क्या करेगी, घुमाने का काम करेगी। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि भैया प्योर रोलिंग मोशन चाहते हैं तो वेलोसिटी को क्या होना पड़ेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा।
मतलब वेलोसिटी आर ओमेगा के बराबर होनी चाहिए और एक्सीलरेशन भी आर अल्फा के बराबर होना चाहिए। फिर नेट लीनियर वेलोसिटी, ध्यान देंगे मैंने बात यहाँ पे बोली है लीनियर वेलोसिटी, बॉटम पॉइंट के ऊपर लीनियर वेलोसिटी कितनी होती है, 0। लीनियर वेलोसिटी 0 मतलब यहाँ पे ये है बॉटम पॉइंट, ठीक है, थोड़ा इधर बनाता हूँ, ये बॉटम पॉइंट है। इस बॉटम पॉइंट पे कोई लीनियर वेलोसिटी काम नहीं करना चाहिए, ना इधर डायरेक्शन में ना ही इस डायरेक्शन में, केवल और केवल एक वेलोसिटी काम करती है और वो क्या है, केवल और केवल एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी आपको पता ही है, सिर्फ और सिर्फ गोल गोल घुमाएगी, है ना, उसका काम यही है। इसीलिए यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी अगर 0 होगी तो ये पॉइंट सरक पाएगा ही नहीं, केवल और केवल कौन सी स्पीड रहेगी इसके पास, गोल गोल घुमाने वाली, तो गोल गोल घूमेगा, आगे पीछे नहीं जाएगा, और आगे पीछे नहीं जाएगा तो स्लिपिंग होगी ही नहीं। प्योर रोलिंग मोशन का मतलब क्या होता है, नो स्लिपिंग, ठीक है, क्लियर। अच्छा, फिर मैंने बोला है कि नेट लीनियर एक्सीलरेशन, लीनियर एक्सीलरेशन बॉटम पॉइंट पे कितना होगा, 1 होगा, और वो कितना होगा, AC, क्योंकि आपको पता है इधर वाला जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो सीधा ट्रांसलेशन मोशन के कारण आ रहा है, ये ACOM वो, और जो AT होगा वो आपस में क्या हो जाएंगे, बैलेंस्ड, ना ही ये आगे लेके जाएगा ना ही ये, बस इसके ऊपर कौन सा काम करेगा, AC। तो अगर मैं यहाँ से एक बात बोलूँ तो एक तो इसके पास अगर मैं बोलूँ बॉटम पॉइंट के ऊपर नेट एक्सीलरेशन कितना है, तो वो यहाँ पे है 2, एक तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और एक है एंगुलर एक्सीलरेशन। कुल मिला के ये बांधने का काम कर रहे हैं इस पूरे पॉइंट को कि ये कहीं से भी इधर बाहर ना जाए या ना इधर सर के, सीधा सीधा क्या करे, वो गोल गोल चक्कर लगाए। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने लिखा है नेट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन देखो, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्यों बोल रहा हूँ मैं, टेंजेंट के फॉर्म में काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये वाला भी केवल और केवल इस एक पॉइंट पे टच किया हुआ है। यहाँ पे ये वाली लाइन भी क्या है, एक पॉइंट पे टच किया है, क्योंकि मैंने एक पॉइंट को देखा हुआ है, तो बॉटम पॉइंट पे ये टेंजेंट की तरह काम कर रहा है, इसलिए इसको मैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बोल रहा हूँ, है ना, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एज अ टेंजेंट है, तो इसलिए टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और नेट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बॉटम पॉइंट पे कितना होगा, 0, ना ही वो इधर जाएगा ना ही इधर। क्लियर है। तो आई होप आपको अभी तक की जो कहानी है उतनी मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है रोलिंग मोशन में, और आप समझ भी चुके होंगे। और अगर आप समझ चुके होंगे तो फिर हम आगे बढ़ने के लिए सक्षम हैं, यानी अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या देखेंगे, फ्रिक्शन का, इसी में रोलिंग मोशन में। सबसे पहले आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं फ्रिक्शन को। चलिए देखते हैं हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट को। मान लीजिए ये सर्कल है, इस सर्कल की अगर मैं बात करूं तो दो चीज़ें हमारी क्लियर हो चुकी है कि हर पॉइंट पे कितना एक्सीलरेशन लगने वाला है और हर पॉइंट पे कितना वेलोसिटी होगी, वो हमको पता चल चुका है। तो चलो अभी एक्सीलरेशन की बात कर लूँ, थोड़ा सा फील यहाँ पे भी एक बार और ले लेता हूँ मैं। हमको पता है कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन लगेगा, इस डायरेक्शन में AC लगेगा, और सेम डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में ACOM लगेगा। क्लियर है, आया ना। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैं अगर पॉइंट रख लूँ तो इस डायरेक्शन में AT लगेगा, इसी डायरेक्शन में आपका कौन लगेगा सर, ACOM लगेगा, जबकि AC किस डायरेक्शन में लगेगा, तो इस डायरेक्शन में, सेंटर की ओर। क्लियर है, ऐसे चल रही होंगी चीज़ें। बिल्कुल, हमारा पूरा फोकस कहाँ होना चाहिए, बॉटम पॉइंट पे। बॉटम पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ तो बॉटम पॉइंट पे देखूंगा मैं तो इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, AT। देखो यार, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, मैं हर बार जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन जब ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है तो ट्रांसलेशन मोशन की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में ले रहा हूँ, इसीलिए मैं ऐसे चीज़ें ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने सिमिलर कहीं पे भी चेंज नहीं लाया है। अगर सपोज कर लो कि मैं क्या कर लेता, मैं इधर की ओर लेके चलता, मतलब अभी मान लो मेरा ACOM सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जो एक्सीलरेशन है वो इस डायरेक्शन में है, और ये जो पहिया है वो घूम भी कैसे रहा है, ऐसे ऐसे, तो पॉसिबल है आगे जा पाएगा नहीं। तब इसको फिर से कैसे घुमाना पड़ेगा, उल्टा घुमाओ, है ना भाई। पहिया कैसे ऐसे ऐसे घूम के कहाँ आगे जाएगा, आगे जाएगा नहीं। अगर ये इधर जा रहा है तो इसका मतलब है कैसे घूम रहा है, ये ऐसे ऐसे ना, नहीं ऐसे, है ना, तभी तो आगे जाएगा भाई। ऐसे 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 ही तो घूम के आगे जाएगा। क्लियर है। अगर मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज करके इधर कर दी तब कैसे घूमेगा, तो फिर ये ऐसे ऐसे जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इतनी बातें याद रखेंगे, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहेंगे। नहीं तो ये भी छोटा पॉइंट है, कहीं कोई आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए क्या कर दे, एंगुलर एक्सीलरेशन की डायरेक्शन चेंज कर दे और आपको कह दे, तो आप उसी में उलझे रह जाएंगे, आप उस पर भी क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे देखिए कहाँ पे आप कंफ्यूज होते हैं। जैसे मैं क्या करता कि पहले ACOM ले रहा हूँ, समझना मेरी बात ध्यान से,
और मैंने बोला कि ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे, होगा? नहीं होगा। ये कैसे घूम रहा होगा? ऐसे ऐसे घूम रहा होगा। जब ये ऐसे ऐसे चलेगा तभी आगे बढ़ेगा। अब मान लो मैं क्या करता, ऐसे ही घुमाता और इधर ले लेता। अब मैं देखना क्या कर रहा होता, बॉटम पॉइंट पकड़ता, बॉटम पॉइंट पे बोलता कि देखो भाई इधर की ओर ऐसे घूम रहा है, तो इसलिए क्या होगा, इधर की ओर लगेगा क्या, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन लगेगा कि नहीं लगेगा? इसके घूमने के कारण घूम रहा है तो पॉइंट भाई इधर ही भागना चाहेगा, बिल्कुल। और ये जो ACOM है वो इसको किधर की ओर खींच रहा है, इधर की ओर, इधर की ओर खींच रहा है ना, तो इसका मतलब ACOM है। अब मैं बार बार बता रहा हूँ कि बॉटम पॉइंट पे अगर आप चाहते नहीं हो कि स्लिपिंग हो तो ACOM को क्या करना होगा, बराबर करना होगा AT के। अगर मैं यहाँ पे बराबर भी कर देता हूँ तो दोनों एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, यानी इस पॉइंट पे डबल दोहरा एक्सीलरेशन आ जाएगा, है ना। और ये बहुत बढ़िया वाला स्लिपिंग दिखाएगा, है ना। तो फिर ये केस ही फेल हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं है? अब मैं यहाँ पे जो समझा रहा हूँ उसको समझो, ये फील भी करते हो आप। इसी के लिए मैंने कल आपको एग्जांपल भी दिया था कि जब पहिया होता है, पहिए को देखिएगा आप लोग, पहिया, गांव में बच्चे क्या करते हैं, वो उसको क्या बोलते हैं, डगराते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे टायर निकाल लेते हैं और टायर को क्या करते हैं, ऐसे होता है टायर, उस डंडे से क्या करते हैं, मार मार के ऐसे करते हैं। तो आप क्या करिएगा, आप भी करिएगा, लेकिन आप थोड़ा सा चेंज करिएगा। आप इस काम को करके चेक करिएगा, आप जब देखेंगे तो देखिएगा कितना बेहतरीन स्लिपिंग होगी। देखिए आप क्या करिएगा, आप ऐसे घुमाइएगा, पहिया ऐसे घुमाइएगा और एक्सीलरेशन BC डायरेक्शन में दीजिएगा। मेरी बात समझिएगा, पहिए को मैंने कैसे घुमाया, अपनी ओर घुमाया है नहीं। पहिया जब घूमेगा ऐसे घूमेगा ना, मतलब पहिया ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूमने का मतलब किधर जाएगा, आगे, लेकिन मैंने उसके ऊपर एक्सीलरेशन कैसा लगा दिया, पीछे। ये घूमेगा तो क्या दिखा रहा है, ऐसे ऐसे घूम के आगे जाना चाह रहा है, लेकिन मैंने एक्सीलरेशन कैसा लगा दिया, पीछे। तो आप जब ऐसे फेंकोगे, ऐसे कभी कभी देखते हैं ना, पीछे फेंकेंगे तो स्लिप करके किधर की ओर आता है, पीछे आता है कि नहीं आता है, आता है। क्यों स्लिप किया, तो डबल एक्सीलरेशन आ चुका है। समझ पा रहे हैं, इस चीज़ को आप वहाँ से फील करिएगा, क्लियर है। फेंकेंगे तो रिवर्स हो जाता है कि नहीं हो जाता है, क्योंकि आपकी एक्सीलरेशन किधर की ओर है, इधर की ओर है। तो पहिया जो पहले आपने उल्टा घुमाया था वो फिर से अपने ओर से घूमना स्टार्ट हो जाता है और स्लिपिंग बढ़ जाती है। समझ में आया? अच्छा, नहीं समझ में आया तो करेंगे तब आपको फील आएगा, फिर करने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। करेंगे जब आप तो फील आएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा। चलिए हम जो बात सोचना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसको देखते हैं, फ्रिक्शन को। देखिए ये बॉटम पॉइंट है, इस बॉटम पॉइंट पे मैं बार बार एक्सीलरेशन किधर की ओर लूँगा, ट्रांसलेशन मोशन वाला एक्सीलरेशन इधर की ओर लूँगा और इसको घुमाऊँगा कैसे, ऐसे, यानी ये कैसे घूम रहा होगा, ऐसे। क्लियर है? ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, तो 100% ये किधर की ओर होगा, AT किधर की ओर होगा, इधर सर्कुलर मोशन, हाँ सर्कुलर मोशन के कारण ये AT इधर होगा, और अंदर की ओर क्या होगा, AC, और इधर की ओर क्या होगा, ACOM, ठीक है। और मुझे एक बात और पता है, AT = क्या होता है, R अल्फ़ा, यानी AT = क्या है, R अल्फ़ा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, R अल्फ़ा। प्योर रोलिंग मोशन के लिए क्या बोला गया है, प्योर रोलिंग मोशन के लिए बोला गया है कि AT = ACOM, दैट मीन्स ACOM मैं सिंपल लिख सकता हूँ, A = क्या होना चाहिए, R अल्फ़ा होना चाहिए। तो पहला केस देखो कि जब A = R अल्फ़ा है तो क्या फ्रिक्शन आएगा, A = R अल्फ़ा पे फ्रिक्शन आएगा। अभी जस्ट पढ़ा के आया हूँ, वही चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। A = R अल्फ़ा पे फ्रिक्शन आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। A = R अल्फ़ा मतलब ये वाली वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी, एक्सीलरेशन दोनों क्या है, बराबर है। ये एक्सीलरेशन बराबर है, दैट मीन्स इस पॉइंट पे कोई एक्सीलरेशन नहीं है। जब कोई एक्सीलरेशन नहीं है तो कोई मोशन ही नहीं है भाई। एक्सीलरेशन नहीं तो वेलोसिटी आएगी नहीं, मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, दैट मीन्स यहाँ पे कोई एक्सीलरेशन आएगा नहीं। तो ये जो पॉइंट है वो जैसे घूम रहा था वैसे ही तो घूमेगा। नहीं समझ में आया? नहीं, पहले वेलोसिटी के टर्म को पकड़ो। इस पॉइंट पे वेलोसिटी है कोई लीनियर जो इसको आगे बढ़ा सकती है, कोई लीनियर मोशन नहीं है, कोई लीनियर मोशन नहीं है इस पॉइंट पे, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे है ही नहीं। बॉटम पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, जस्ट समझा के लेके आया हूँ मैं। यहाँ पे R ω बराबर था किसके, V के, है ना। और मैंने बोला था V = R ω, और मैंने ये भी बताया था कि अभी जस्ट लिखवाया भी हूँ कि नेट वेलोसिटी एट अ बॉटम पॉइंट 0 है।
कैसी? लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी है ही नहीं, केवल और केवल एंगुलर है जो उसको ऊपर की ओर घुमा सकती है। तो अगर मैं इस सरफेस के रिस्पेक्ट में देखूं, ये है सरफेस मेरा P, इस P के रिस्पेक्ट में देखूं तो क्या ये ऑब्जेक्ट आगे या पीछे जा रहा है? नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि वेलोसिटी बराबर है आर ओमेगा के, और वेलोसिटी बराबर है, उसके लिए मैंने एक दूसरा केस भी डाला है कि एक्सीलरेशन भी बराबर है, आगे पीछे का एक्सीलरेशन भी क्या है? बराबर है। यानी ए बराबर है इधर के आर अल्फा के। तो एक्सीलरेशन भी नहीं है यहाँ पे, एक्सीलरेशन भी बॉटम पॉइंट पे, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी क्या है? 0 है। तो ना ये ऑब्जेक्ट, ना ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है इसको क्यों ले लो, ना ये क्यों इधर जा सकता है ना ही इधर। तो जब ये ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, तो इस सरफेस के रिस्पेक्ट में क्या ये मोशन कर रहा है? नहीं कर रहा है। सरफेस के रिस्पेक्ट में भाई देखो, फ्रिक्शन तभी आएगा जब इस सरफेस के रिस्पेक्ट में करेगा। जब ये यहाँ पे है तो तब तक तो ये सरफेस के कांटेक्ट में है, लेकिन अगर इसके पास कोई लीनियर वेलोसिटी है ही नहीं तो ये आगे जाएगा ही नहीं, ये तो गोल गोल घूम जाएगा ना, क्योंकि इसके ऊपर एंगुलर वेलोसिटी है। तो ये तो गोल घूम गया, जो ही ये गोल घूमा तो इस सरफेस से इसका कांटेक्ट खत्म, तो फ्रिक्शन आएगा ही नहीं। फ्रिक्शन तो तब आएगा जब ये इसके रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन करता। रिलेटिव मोशन मतलब ये पॉइंट इसके रिस्पेक्ट में आगे बढ़ता। ये तो आगे बढ़ा ही नहीं ना, ये तो जो ही टच हुआ, टच होने के बाद ये ऊपर चला गया, यानी इससे कांटेक्ट ही खत्म हो गया। कुछ देर के लिए टच हुआ, टच होने के बाद फिर क्या हो गया? खत्म कांटेक्ट। तो कब के? जब हमारा ये बराबर होगा, तो उस कंडीशन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है। एक्सीलरेशन नहीं है मतलब लीनियर वेलोसिटी भी नहीं है, लीनियर वेलोसिटी भी नहीं है, लीनियर एक्सीलरेशन भी नहीं है, तो फ्रिक्शन भी नहीं है, क्योंकि रिलेटिव मोशन नहीं है। तो ए इज इक्वल टू आर ओमेगा पे क्या होगा? रिलेटिव मोशन 0, रिलेटिव मोशन 0, और रिलेटिव मोशन 0, दैट मीन्स फ्रिक्शन 0। दो बातें समझ में आई? तो क्या यहाँ पे ये प्योर फ्रिक्शन मैंने लिख दिया, गलत लिख दिया। प्योर रोलिंग मोशन है, हाँ या ना? पहले केस में यस और नो? बिल्कुल। यानी यहाँ पे क्या है? ये प्योर रोलिंग का केस है। समझना, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला। दूसरा केस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। दूसरे केस में मान लो जो AC है हमारा, यानी जो AT है, ये AT है। अब साफ साफ शब्दों में देखा जाए तो आप समझ पाएंगे। ये इधर की ओर कौन लग रहा है? AT। इधर की ओर ACOM। सपोज कर लो AT बड़ा हो गया ACOM से, AT बड़ा हो गया ACOM से, तो क्या फ्रिक्शन आएगा? इस बॉटम पॉइंट के ऊपर AT बड़ा हो गया ACOM से, तब फ्रिक्शन आएगा, 100% फ्रिक्शन आएगा। फ्रिक्शन कैसे आएगा? क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो एक्सीलरेशन आया ना भाई, वो लीनियर एक्सीलरेशन है, यानी वो लीनियरली आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। यानी इस पॉइंट को कहेगा कि बेटा तुम इधर चलो, है ना? यानी इसकी स्पीड इधर की ओर गेन करा देगा। जो पहले यहाँ पे 0 थी, अब वो इधर की ओर बढ़ जाएगी। यानी ये पॉइंट ऐसे ऊपर ना जाके अब किधर चला जाएगा? आगे। आगे जाने का मतलब इस सरकना चाहेगा, हाँ या ना? और जो ये सरकना चाह रहा है किसके रिस्पेक्ट में? यहाँ पे P बैठा है, तो P के रिस्पेक्ट में ये आगे बढ़ रहा है ना, आगे बढ़ रहा है, P से सरक रहा है, मतलब कांटेक्ट में है और उस P के रिस्पेक्ट में आगे बढ़ रहा है। दैट मीन्स क्या हो रहा है? यहाँ पे रिलेटिव मोशन हो रहा है, रिलेटिव मोशन। तो अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है तो 100% क्या आएगा? फ्रिक्शन आएगा। तो जब ये AT ACOM के बराबर है तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ रिलेटिव मोशन होगा, एंड रिलेटिव मोशन इज इक्वल टू नॉट 0, इज इक्वल टू नॉट 0। यहाँ पे हो रहा है तो 100% फ्रिक्शन इज आल्सो नॉट 0, है ना? यानी फ्रिक्शन आएगा। और अगर फ्रिक्शन आएगा तो क्या ये जो मोशन है वो रोलिंग मोशन में आएगा? आएगा, बिल्कुल है। ये भी क्या है? ये प्योर रोलिंग मोशन है। कैसे? फ्रिक्शन का काम क्या है? फ्रिक्शन का काम क्या है? अपोज करना। वो क्या चाह रहा है कि बेटा तुम आगे मत जाओ, आगे मत जाओ, आगे मत जाओ। मतलब क्या है? वो नहीं चाहता कि तुम आगे जाओ, और अगर आगे नहीं भेजना चाहता है तो कहाँ भेजेगा? वो ऊपर की ओर ही तो भेजेगा। अब देखना कैसे, देखना कैसे। ये रहा फ्रिक्शन, ये रहा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि डायरेक्शन ये है, और ये रहा सेंटर, सेंटर से इसका रेडियस है ये एक फोर्स है, ये रेडियस है। समझना मेरी बात, ध्यान से समझिए। अच्छा, ये बॉडी इधर जा रही है, सॉरी, ये बॉडी मतलब इधर की ओर एक्सीलरेट हो रही है, तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। रिलेटिव मोशन मतलब वो चाहता ही नहीं कि हो। फ्रिक्शन का काम क्या है? रिलेटिव मोशन को रोकना। वो नहीं चाहता कि ये पॉइंट जो सड़क के इधर जा रहा है स्पीकर रिस्पेक्ट में वो जाए, यानी फ्रिक्शन इधर की ओर आ गया। ये फोर्स है फ्रिक्शन, बिल्कुल। और ये रहा सेंटर ऑफ मास। ध्यान से समझो, क्या यहाँ पे टॉर्क उत्पन्न कर दिया कि नहीं कर दिया इसने? बिल्कुल। Fr इंटू आर, फ्रिक्शन इंटू आर। कैसे कर दिया? ये रहा फोर्स, ये रहा रेडियस,
क्या इसके बीच में 90 डिग्री बन रहा है नहीं बन रहा है? परपेंडिकुलर है दोनों दोनों। और ये अगर ऐसा कर दिया तो इसका मतलब टॉर्क उत्पन्न हो गया। टॉर्क उत्पन्न हो गया तो दैट मीन्स क्या है कि वो इस पॉइंट को क्या चाहेगा? घुमाना। वो नहीं चाहेगा कि लीनियर। टॉर्क कब आता है? जब रोटेशनल मोशन कराना होता है। यानी यहाँ पे तुरंत टॉर्क आ गया। टॉर्क आ गया तो इसका मतलब ये तुरंत क्या करेगा? घुमाना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब फ्रिक्शन आ रहा है तो हेल्प कर रहा है किसकी? रोलिंग मोशन की। यानी यहाँ पे फ्रिक्शन आया लेकिन क्या कर रहा है भाई? रोल करा रहा है। ये इस पॉइंट को जाने से रोक रहा है ना। तो क्या ये रोलिंग मोशन को रोक रहा है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे रोलिंग मोशन को बचा रहा है। ये रोलिंग मोशन है क्योंकि फ्रिक्शन आया है, तो फ्रिक्शन आने के बाद भी ये क्या करा रहा है? रोलिंग मोशन। कॉन्सेप्ट समझिए, नहीं तो आप रट के जाके काम गड़बड़ा देंगे। रोलिंग मोशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फ्रिक्शन ना हो। फ्रिक्शन यहाँ पे जीरो है तो आपके अनुसार क्या है? तो फ्रिक्शन जीरो है तो वो क्या कर रहा है? रोलिंग मोशन है, प्योर है। तो प्योर यहाँ पे क्यों है आपको मैंने समझाया, ना ही आगे जा रहा ना ही पीछे जा रहा, तो फ्रिक्शन भी जीरो है। फ्रिक्शन से यहाँ पे लेना देना नहीं था। लेकिन यहाँ पे अगर फ्रिक्शन आ रहा है तो फ्रिक्शन गलत काम थोड़ी ना कर रहा है, ये भी तो रोलिंग मोशन को बचाने का ही काम कर रहा है, प्योर बनाने का काम कर रहा है। सपोज कर लो अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो फिर ये पॉइंट जो इधर की ओर जा रहा है वो तो चले जाएगा ना, वो तो सरकते जाएगा सरकते जाएगा सरकते जाएगा। लेकिन ये फ्रिक्शन ही है जो इसको क्या करेगा? आगे जाने से रोक के फिर से कहेगा कि नहीं बेटा तुम रिलेटिव मोशन मत करो, तुम ऊपर जाओ। इसने क्या उत्पन्न कर दिया है? टॉर्क। समझ में आया? आया ना? तो टॉर्क उत्पन्न हुआ है। टॉर्क की डायरेक्शन भी देख लो किधर की ओर है, देख लो। ऐसे है, ये है आर आपका, ये है आपका आर है, और ये क्या है? एफ है। तो मैं ऐसे ही तो आऊँगा तो अंदर की ओर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और ये ऐसे ही तो घूमेगा, और ऐसे का मतलब क्या हो रहा है? क्लॉकवाइज ही तो है, ये क्लॉकवाइज ही तो है, यानी फिर से इधर ही तो घुमा रहा है। देख लो, ये जो इधर की ओर आया है वो टॉर्क उत्पन्न कर रहा है। टॉर्क कैसा उत्पन्न कर रहा है? ये मेरा आर है, ये मेरा एफ है। देखो ऐसे ही हो रहा है, ऐसे मतलब अंदर की ओर, अंदर की ओर मतलब क्लॉकवाइज। पहिया घूम भी कैसे रहा था? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज घुमा दिया कि नहीं घुमा दिया? तो यहाँ पे फ्रिक्शन आया है, फिर भी ये कैसा है? प्योर रोलिंग मोशन है। क्या कर रहा है? ये बचा रहा है रोलिंग मोशन को। यस और नो? बिल्कुल। तीसरा, अगर मान लो मेरा AT जो है वो छोटा हो गया ACOM से, यानी ये वाला बड़ा हो गया इधर वाला, तब पहली बात तो जब ये इधर की ओर होगा इसका मतलब ये इधर की ओर स्लिप करेगा, यानी इस P के रिस्पेक्ट में ये जो O वाला पॉइंट है, सॉरी Q वाला पॉइंट है, वो क्या करेगा? आगे भागेगा। आगे भागने का मतलब क्या होगा? रिलेटिव मोशन कर रहा है। इसके रिस्पेक्ट में दिख रहा है ना P यहाँ पे है, जबकि ये Q इधर की ओर बढ़ रहा है इससे कांटेक्ट में रहते हुए। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन हो रहा है। रिलेटिव मोशन जब जब होगा तब तक कौन आएगा? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन भी आएगा, और यहाँ पे फ्रिक्शन क्या करेगा? यहाँ पे भी फ्रिक्शन आएगा, और ये भी फ्रिक्शन क्या करेगा? इस बार फ्रिक्शन किधर की ओर होगा? इधर की ओर। इधर की ओर हुआ, और ये क्या है? मेरा आर है। समझना ध्यान से, ये आर है और ये क्या है? मेरा फ्रिक्शन है। समझना ध्यान से, ये फ्रिक्शन हो गया ना। ये फ्रिक्शन क्या चाह रहा है कि बेटा तुम आगे मत जाओ। उस P को क्या, Q को क्या कर रहा है? रोक रहा है। Q को रोक रहा है कि नहीं तुम आगे मत जाओ, आगे मत जाओ। दैट मीन्स ये पुनः यहाँ पे भी देखोगे तो टॉर्क उत्पन्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। बट क्या हो रहा है? अच्छा, ये टॉर्क जैसे देखो, ये जब ये इधर की ओर जा रहा है, ध्यान से समझिएगा, ये इधर की ओर जा रहा है तो पहिया इधर की ओर जाएगा। समझना मेरी बात ध्यान से। ये अभी फ्रिक्शन की डायरेक्शन इधर है, ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है तो फ्रिक्शन इधर की ओर आ गया। अब आप कह रही हैं कि टॉर्क कैसा उत्पन्न हो रहा है? बाहर की ओर हो रहा है। जैसे देखा जाए तो ये रहा आर, ये रहा एफ, तो आर से एफ देखूंगा ये किधर की ओर है? बाहर की ओर है। यही है ना? अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये जब पहिया आगे की ओर भागेगा तो ये कैसे घूमेगा? गोल गोल घूमेगा। लेकिन टॉर्क कैसा हो गया? निगेटिव। अब टॉर्क निगेटिव है पॉजिटिव है, दैट मीन्स दोनों का मतलब समझो, दोनों का अर्थ समझो। ये पहिया कहाँ भागना चाह रहा है? पीछे। तो इसको टॉर्क रिवर्स में लेना पड़ेगा ना। पहिया पीछे भाग रहा है भाई, यानी ध्यान से समझो, जब सॉरी ये वाला है ना, सॉरी पहिया आगे की ओर भाग रहा है, आगे की ओर भाग रहा है, दैट मीन्स ये सरक रहा है। एक सेकंड रुक जाएंगे, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ तो सॉरी, ध्यान से समझेंगे। तो मैंने बताया जस्ट कि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि टॉर्क इसके रिप्रेजेंटेशन में, मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये आगे की ओर बॉडी को ले जा रहा है, यानी आगे की ओर स्लिप करा रहा है। तो टॉर्क कैसा उत्पन्न हो रहा है? ध्यान से देखिए, टॉर्क उत्पन्न हो रहा है उल्टा। उल्टा क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि रोकना चाहता है, ये फ्रिक्शन यहाँ पे रोकना चाहता है, ये ऐसे रोल कराएगा। तब ये चाह रहा है कि नहीं तुम, जैसे देखिए ध्यान से, ये सरक के आगे जा रही है बॉडी, तो इसको सरकने से रोकने का सीधा उपाय ये है कि एक बात बताओ, मैं ऐसे थोड़ी ना, ऐसे टॉर्क लगाऊंगा तब तो ऐसे घूमेगा ना, वो ऑलरेडी सरक रहा है। तो अगर मैं ऐसे घुमाऊंगा भी तो भी ये क्या होगा? सरकेगा ही।
तो इसलिए उल्टा जब मैं टॉर्क उत्पन्न कराऊंगा, उल्टा कराऊंगा तो रिवर्स में ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा तो क्या होगा, ये सिंपल सरकने से रुकेगा। नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझो, इधर की ओर सरक रहा है खूब तेजी से और मुझे इसको रोकना है, तो रोकने का मतलब सीधा सीधा मुझे इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा ना। अगर मैं ऐसे घुमा दूं तब ये सरकना क्या होगा, तभी खत्म हो पाएगा। है बस समझ में। अब सपोज कर लो ये इधर ही घूम रहा, इधर ही इसकी स्पीड ज़्यादा है, इधर ही सरक रहा है और मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तो ये सरकना रुकेगा नहीं ना इसका, तो भी तो सरक ही रहा होगा, है ना। तो ध्यान दो, यहाँ पे फ्रिक्शन उल्टा टॉर्क उत्पन्न कर रहा है ताकि वो क्या कर पाए, सरकने से रोक पाए। जब इधर का एक्सीलरेशन ज़्यादा था तो टॉर्क कैसा था, ऐसा, यानी इसके सरकने के उल्टा चल रहा था, है ना, समझ पा रहे हैं। लेकिन जब इधर हुआ तो इसके उल्टा कर दिया। उल्टा करने से हो क्या रहा है, सिंपल रोक रहा है स्लिपिंग से। और यहाँ पे देखिए टॉर्क उत्पन्न कौन कर रहा है, फ्रिक्शन। तो एक्चुअल में फ्रिक्शन भी चाहता है कि रोलिंग मोशन कैसा हो, प्योर हो। है बस समझ में, यानी यहाँ पे फ्रिक्शन प्योर रोलिंग मोशन कराना चाहता है। आप इस चीज़ को, जो ये चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, यहाँ पे जो बताई जा रही हैं, प्रैक्टिकली करके देखिए। क्या करेंगे आप, वैसे ही एक पहिया ले लेंगे, पहिए को क्या करेंगे, आगे की ओर लीनियर मोशन देंगे, तो देखेंगे जो फ्रिक्शन होगा उसको कैसा घुमाएगा, उल्टा, ताकि वो रोके स्लिपिंग को। स्लिपिंग को रोकता ही कौन है, फ्रिक्शन। समझ पा रहे हैं। तो इन तीनों केस में हमारा जो मोशन होगा, रोलिंग मोशन, वो कैसा होगा, प्योर, क्योंकि ये फ्रिक्शन हमारे लिए हेल्पफुल है ना। यहाँ पे ये प्योर रोलिंग मोशन के केसेस हैं, प्योर रोलिंग, यहाँ भी और यहाँ भी। क्लियर है। लेकिन आपको पता है कि प्रॉब्लम है इस बेचारे फ्रिक्शन की कि ये आजीवन नहीं कर सकता ऐसा। अगर आजीवन चलता तब तो नॉन प्योर वाली कहानी ही नहीं बैठती, तब तो हमेशा फ्रिक्शन आएगा, बचा लेगा। तब फिर मैं झूठ में वो केस लिखा हुआ हूँ कि A = क्या होगा, R अल्फा। अगर बड़ा भी हो गया तो भी फ्रिक्शन आएगा, छोटा हो गया तो भी फ्रिक्शन आएगा, है ना। लेकिन फ्रिक्शन क्या होता है, एक लिमिट तक अपने आप को एडजस्ट करता है ना। एक लिमिट तक अपने आप को क्या करता है, एडजस्ट करता है। लेकिन एक लिमिट के बाद जाके वो क्या हो जाएगा, ख़त्म। अब ख़त्म होने का मतलब है कि वो लिमिट तक आपके रोलिंग मोशन को प्योर बना सकता है, क्योंकि आपको फ्रिक्शन के बारे में अच्छे से पता है। फ्रिक्शन 3 तरीके के ऐसे ही नहीं बना दिए गए हैं। फ्रिक्शन के 3 तरीके हैं, मतलब 3 टाइप के फ्रिक्शन होते हैं। एक होता है स्टैटिक, एक होता है लिमिटिंग और एक होता है काइनेटिक। आएगा समझ में। यानी किसी बॉडी की जो स्टेट है उस स्टेट में बनाए रखने के लिए कौन सा फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन भरसक प्रयास करता है, जितनी उसकी औकात है वो प्रयास करेगा कि बॉडी का जो स्टेज है या बॉडी का जो पोजीशन है, बॉडी की जो स्टेट है वो चेंज ना हो। यानी ये रोलिंग मोशन कर रहा है तो रोलिंग मोशन करे। तो इस कंडीशन में ये भी याद रखना है कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन आया है इन दोनों केसेस में वो कैसे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन ही क्या करता है, प्रयास करता है कि बॉडी के किस में चेंज ना हो, स्टेट में चेंज ना हो। यानी ये बॉडी जो पहले सरक नहीं रही थी वो अभी भी ना सरके, तो स्टैटिक ही काम करेगा। लेकिन ये जब अपनी औकात तक पहुंच जाएगा तो छोड़ देगा। तो औकात तक पहुंच गया मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब यहाँ से कोई हेल्प नहीं कर सकता, इसने एक लिमिट तक ही प्रयास करना है। तो इसने एक लिमिट तक प्रयास किया कि आपकी जो बॉडी है वो प्योर रोलिंग मोशन करे, लेकिन जब नहीं हो पाया तब ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। है वो समझ में। तब ये मजबूरी है कि सरकेगा, यानी ये पहिया को सरकने देगा और तब सरकते हुए लगाएगा ये। आए बस समझ में, यानी सरकाने वाला फ्रिक्शन होगा ये। क्लियर है, इस बात को समझिएगा। तो ये जो बातें लिखी गई है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। 1 2 3 तीनों टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, कि भैया यहाँ पे ये काम करेगा, लेकिन कब तक काम करेगा, जब तक वो स्टैटिक के केस में रहेगा। इस चीज़ को हम थोड़ा और आइडेंटिफाई करें तो आपको पता है कि FR मतलब फ्रिक्शन जो होता है यहाँ पे, ये तब तक ही प्योर रोलिंग करवा पाएगा। देखो प्योर रोलिंग का केस मैं देख रहा हूँ किसके कंडीशन में, किसके टर्म में, फ्रिक्शन के कंडीशन में। तो फ्रिक्शन आएगा भी तो भी वो प्योर रोलिंग को बनाए रखेगा जब तक उस फ्रिक्शन का जो मान है, उस फ्रिक्शन का जो मान है वो लेस देन आर इक्वल टू म्यू एन हो। म्यू एन हो। म्यू एन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जब मैंने बोला स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब यहाँ पे है कि FR का जो मान होता है वो लेस देन होता है म्यू एन से। ठीक है। फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब FR = म्यू एन, और काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब FR > म्यू एन।
समझ पा रहे हैं? तो जब तक ये स्टैटिक के केस में है तब तक तो ये रोकेगा, तब तक आपकी रोलिंग क्या रहेगी, प्योर। लेकिन जो ही ये स्टैटिक का केस छोड़ देगा, जो ही ये म्यू एन की वैल्यू क्या बोलते हैं क्वांटिटी से बदल जाएगा। अब यहाँ पे म्यू एन निकालने तो आ रहा है ना भाई, बॉडी का जो मास है m होता है ना, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, फिर सरफेस उसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाएगा, है ना। तो किसके बराबर होता है, अगर मैं इसको डायरेक्ट लिख दूँ तो एफ आर इज लेस देन आर इक्वल टू म्यू एम जी, डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ ना। हाँ, तो ये भी याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ये सब छोटे छोटे पॉइंट हैं जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो रोलिंग मोशन के अंदर यहाँ पे याद रखेंगे कि जब तक स्टैटिक कंडीशन रहेगी फ्रिक्शन की तब तक तो आपकी रोलिंग प्योर रहेगी। जो ही खतरा बढ़ गया, यानी फ्रिक्शन अब नहीं एडजस्ट कर पाया, यानी यहाँ से सीधा सीधा उत्तरदायी तो इन लोगों के ऊपर है। ये जो एक्सीलरेशन है इतना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन तक ही काम चल रहा है, मतलब ये लोग इतना ही आगे बढ़ा पा रहे हैं जिसमें स्टैटिक फ्रिक्शन तक हो पा रहा है, मतलब फ्रिक्शन अपने आप को रोक पा रहा है, एडजस्ट कर ले रहा है इनको बचाने के लिए, तब तक तो ठीक है। लेकिन आपने इतना एक्सीलरेशन दे दिया बॉडी को कि उसके बाद फ्रिक्शन भी फेल है, तब उस कंडीशन में आपका 100% यहाँ पे क्या होने वाला है, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब ये फिसलेगी बॉडी और रोलिंग मोशन प्योर नहीं रह जाएगी। क्लियर है? तो आई होप फ्रिक्शन का भी कॉन्सेप्ट आप लोगों ने रोलिंग मोशन के अंदर समझ लिया है ना। अब अगर आपने फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट समझ लिया तो अब आप फोर्स को भी यहीं पे समझ लीजिए। ओके, चलिए फोर्स के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने कोई एक्सटर्नल फोर्स बाहर से नहीं लगाया है, अब हम बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं इस पहिए के ऊपर। चलिए देखिएगा, मान लीजिए हमारा जो पहिया है ये है, इसके ऊपर मैं क्या लगा रहा हूँ, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ। ठीक है, फोर्स इस डायरेक्शन में लगाऊंगा तो 100% एक्सीलरेशन भी इसी डायरेक्शन में आएगा, या सर नो, वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में। बिल्कुल, ये घूम कैसे रहा होगा, ऐसे। ठीक है, इसमें कोई दुविधा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अब किस एक्सीलरेशन से घूम रहा होगा, अल्फा एक्सीलरेशन से। ये रहा बॉटम पॉइंट, ये बॉटम पॉइंट है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं अगर एक्सीलरेशन देखूँ इस साइड में तो कितना होगा, ACOM, इधर कितना होगा AT, इधर की ओर AC, सब कुछ लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल समझो, ये पहिया इधर की ओर एक्सीलरेट कर रहा है, यानी आपको भी पता है कि फोर्स लगा है तो ये वाली एक्सीलरेशन बड़ी होगी, तो मैं ऐसा मान सकता हूँ क्या कि फ्रिक्शन आएगा यहाँ पे, ACOM AT से बड़ा होगा, हाँ या ना, फ्रिक्शन तो आएगा। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे फ्रिक्शन भी है। ऐसा हो सकता है कि नहीं भी हो, जरूरी नहीं कि होगा, हो सकता है कि आपका ACOM AT के बराबर हो। भाई आप इतना ही फोर्स लगा रहे हो जितने में ये दोनों बराबर हैं। भाई आप घुमा रहे हो किसी चीज को तो जरूरी नहीं कि इतना फोर्स लगा दो कि आपका बहुत ज्यादा हो जाए, ऐसा भी तो होगा, वो भी फोर्स तो एडजस्टेबल होगा। भाई फोर्स आएगा तभी तो एक्सीलरेशन आएगा, तो आप इतना फोर्स लगा रहे हो कि ये क्या है, इसके बराबर है, तो उस कंडीशन में फ्रिक्शन नहीं आएगा। मैं मान सकता हूँ आएगा, मान सकता हूँ बिल्कुल, और नहीं भी रखूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे दोनों बातें याद रखिएगा, आए तो ठीक, ना आए तो भी ठीक। अभी फिलहाल में समझिए, ये क्या है, लीनियर फोर्स है, हाँ या ना, लीनियर फोर्स है। अब लीनियर फोर्स है चूंकि मुझे पता है कि जो पहिया लिया हूँ मैं, इसका कोई ना कोई मास होगा, बिल्कुल मैंने मान लिया क्या है, m है। अच्छा, इसका कोई रेडियस होगा, बिल्कुल, क्योंकि सर्कुलर बॉडी है, मैंने मान लिया कितना है, r है। तो ये बातें समझ में आ रही होंगी, बिल्कुल। अब रोलिंग मोशन का मतलब क्या है, रोलिंग मोशन का मतलब होता है भैया ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशनल मोशन। तो अगर मैं फोर्स की बात करूंगा तो इसके ऊपर फोर्स भी तो दो लग रहे होंगे, एक तो लीनियर वाला जो ट्रांसलेशन मोशन करा रहा होगा, और एक तो रोटेशनल वाला जो इसको रोटेट करा रहा होगा। तो ट्रांसलेशन मोशन में जो सिंपल फोर्स लगता है वो F लगता है, जबकि रोटेशनल मोशन में क्या लगता है, टाउ, है कि नहीं है। अब मैं यहाँ पे देखूँ तो इस F की वैल्यू कितनी होगी, तो वो तो m इंटू ए के बराबर होगी, यानी F इज इक्वल टू m इंटू ए। जिस एक्सीलरेशन से बॉडी एक्सीलरेट कर रही है वो, और बॉडी का जितना मास है, ट्रांसलेशन मोशन वाला फोर्स हो गया। टॉर्क की बात करूं मैं तो टाउ इज इक्वल टू, भाई रोटेशनल मोशन के अंदर टाउ लगता है, टाउ की बात करूं तब मैं, तो टाउ इज इक्वल टू क्या होगा, खुद ध्यान से देखिए। तो हमारे पास ये होता है कि भैया ये जो बॉडी लिया, अभी उसको भूल जाता हूँ, ये जो बॉडी है इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ये बॉडी जिस एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट कर रही है अल्फा। लेकिन ये भी ध्यान दीजिए कि ये टाउ आया किसके कारण होगा, फोर्स के कारण ना, इस F के कारण। अगर मैं इस F की बात करूं तो ये F ध्यान से देखिए, ये रहा मेरा F, ये रहा मेरा, ये पूरा का पूरा क्या है, R ही तो है। तो क्या यहाँ पे टाउ ये F उत्पन्न करा रहा होगा कि नहीं करा रहा होगा, हाँ या ना, अरे हाँ ना बोलिए, ठीक।
अब मैं करूँगा यहाँ पे, अगर देखूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू मेरा एफ क्रॉस आर भी तो होगा, हाँ या ना। इसका मतलब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एफ क्रॉस आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ठीक है। अब मैं अगर अलग अलग बॉडी ले लूँ, जैसे मान लो ये जो मेरा पहिया था, ये जो मेरा पहिया था वो क्या है, एक रिंग है, क्या है, रिंग। तो रिंग होगा तो फिर क्या होगा सर, कुछ नहीं होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकता हूँ मैं, लिख लो यहाँ से। फोर्स अगर सिर्फ एफ निकालना चाहते हो तो एफ निकालो, मतलब जो निकालना है तुमको, अल्फा निकालना चाहते हो, ओ निकालना चाहते हो, जो निकालना चाहते हो, बस अगर एज्यूम कर लिया तो बस इसको एक्सपेंड करने की बारी है। अदरवाइज आप यहीं से काम कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे एफ की वैल्यू रख सकते हो एम इंटू ए, अगर सिंपली एफ का वैल्यू निकालना चाहते हो तो इन सबको इधर कर दो। मेरी बात समझना, मैंने क्या बोला, अगर आप ए की वैल्यू निकालना चाहते हो कि एक्सीलरेशन कितना है तो इस एफ को भी खोल दो। इसमें खुलने वाली चीज़ें क्या क्या है, एक एफ खुलेगा, आई खुलेगा और अल्फा खुलेगा, ये तीनों खुल जाएंगे ना। तो आपको जो जो चीज़ें चाहिए उस अनुसार आप क्या करिएगा, ओपन करते जाइएगा, ठीक है। और क्वेश्चन भी इसी पे बनते हैं। अब अगर आप चाहो तो फ्रिक्शन को भी यहाँ पे आजमा सकते हो, यानी फ्रिक्शन को भी ले सकते हो, है कि नहीं है, फ्रिक्शन ले सकता हूँ मैं। अगर मान लो मेरा फ्रिक्शन आ गया तब क्या करूँगा, अभी तो मैंने सिंपल लिया, सिंपल लॉजिक लिया, अदरवाइज फ्रिक्शन भी आ जाए तब तो फ्रिक्शन भी ले लूँगा। तो फ्रिक्शन के कारण में एक्सीलरेशन किधर की ओर होगा, फोर्स के कारण एक्सीलरेशन इधर होगा, एक्सीलरेशन इधर, तो फ्रिक्शन किधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा, है ना। अरे हाँ ना बोलिए, क्लियर है, यस और नो, समझ में आ रहा है, बिल्कुल। तो ऐसे ही फ्रिक्शन को भी हमको ऐड कर लेना है, मतलब टोटल फोर्स मैं लूँगा तो फिर क्या कर सकता हूँ मैं, एफ प्लस एफ कर दूंगा। मान लो अगर फ्रिक्शन भी आ गया तो एफ माइनस एफ कर लूँगा, और वो टोटल किसके बराबर होगा, एम इंटू ए के बराबर, ठीक है। एफ माइनस एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। अदरवाइज यहाँ पे टॉर्क भी देखूँ तो टॉर्क भी मेरे पास तब दो आएगा, एक तो इस फ्रिक्शन के कारण आएगा, एक तो इस फोर्स के कारण आएगा। फोर्स के कारण जितना आया मैंने लिखा, और इसके कारण जितना आया वो भी लिखूंगा मैं, है ना। जैसे यहाँ पे एफ क्रॉस आर लिखा है तो वैसे ही मैं बारी बारी करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, एक तो एफ क्रॉस आर हो जाएगा, आया ना, एफ क्रॉस आर, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ क्रॉस आर, क्लियर है, आया ना, बिल्कुल। अच्छा, एफ क्रॉस आर माइनस एफ इंटू आर अगर हो रहा है तो फिर किसके बराबर होगा, आई इंटू अल्फा। तो यहाँ पे इक्वेशन ये बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, एफ माइनस एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम इंटू ए हो जाएगा। यहाँ से चाहो तो इसको ओपन कर लेना रिंग वाला, तो देखो अभी ये सेम कहानी बन जाएगी। अभी मैं इस पर क्वेश्चन भी करवा दे रहा हूँ, बट आप बेसिक समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे क्या होगा, एफ क्रॉस आर माइनस, यहाँ पे भी क्या होगा, मतलब आर आर कॉमन कर लो, आर कॉमन कर लिया तो एफ माइनस आर हो जाएगा, सॉरी एफ माइनस एफ हो जाएगा, ठीक है। अभी इसमें बहुत सारे आपको कन्फ्यूजन नजर आएंगे, इसी कन्फ्यूजन के लिए मैं क्वेश्चन लगाऊंगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि दोनों आपको सिमिलर नजर आ रहा है, ठीक है ना। अभी मैं आपको कराता हूँ, पहले आई देख लीजिए। अगर मैं रिंग का ले रहा हूँ तो क्या होगा, एम आर स्क्वायर हो जाएगा इंटू अल्फा। अब देखो आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आई बस समझ में। तो फिर बाद में क्या मिलेगा हमको, एक तो 100% क्या मिलेगा, एक तो प्लस मिलेगा, एक तो माइनस मिलेगा, ठीक है ना। अभी आगे मैं बताऊंगा, एक मुझे क्या मिलेगा, एक प्लस मिलेगा, एक माइनस मिलेगा, फिर मैं दोनों इक्वेशन को जोड़ दूंगा, एक एफ मिल जाएगा, वहाँ से ओपन कर लूँगा, खोल लूँगा, जिसको जो चाहिए मुझे निकाल लूँगा। तो बड़ा सिंपल है। फोर्स लगेगा तो कोई टेंशन नहीं है, फोर्स लगेगा तो आपको क्या याद रखना है कि उस फोर्स को और उस फ्रिक्शन को, दोनों बातें हो जाएंगी, आया ना। चलिए ठीक है, तो इन बातों को भी समझ लीजिए। मैं इस पर क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद हम लोग करते हैं, ताकि ये वाला भी कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लें और फोर्स की कहानी को भी समझ लें। ओके, चलिए। जब ऐसा कोई सूटेबल क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो चलिए फिर भी मैं प्रयास करता हूँ आपको बिना किसी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। समझिएगा, मान लीजिए वो सेंटर है, बस वही चीज़ें जो अभी बताई है उसी को मैं एकदम क्रिस्टल क्लियर कर रहा हूँ। मैंने क्या किया है, मैंने देखा तो ये एक प्रकार से रिंग है, ये क्या है, रिंग। अब अगर ये रिंग है तो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। रिंग है यदि ये, तो एक अच्छी बात आपको समझनी है कि हम इस रिंग को प्योर रोलिंग मोशन कराना चाह रहे हैं, प्योर रोलिंग मोशन करा रहे हैं। और प्योर रोलिंग मोशन का मतलब स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, यानी हमको यहाँ पे स्लिपिंग को अवॉइड करना है, ठीक है। अब मैं अगर स्लिपिंग को अवॉइड करता हूँ तो थोड़ा समझिएगा। देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एफ फोर्स लगा दिया, एफ फोर्स लगाया इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिसका रेडियस क्या है, आर है। अच्छा, फिर इस एफ के कारण इसके ऊपर एक्सीलरेशन उत्पन्न हो रहा है, ACOM, ओके। अच्छा, उसके साथ साथ हमको पता है कि रिंग रोलिंग मोशन अगर कर रहा है तो 100% क्या होगा,
100% इसके पास एक्सीलरेशन भी होगा। मैं बॉटम पॉइंट को अगर पकड़ूं तो मैं पकड़ूं तो एक डायरेक्शन ये, एक डायरेक्शन ये, दो डायरेक्शन में इसके ऊपर एक्सीलरेशन लगेंगे। इधर की ओर क्या लगेगा, ACOM लगेगा, और इधर की ओर क्या लगेगा, AT लगेगा। बिल्कुल। सबसे पहले केस में मैं मान लेता हूं कि फ्रिक्शन है ही नहीं। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मैं देख रहा हूं कि दो तरीके से कहानी चलेगी। कहानी कैसे चलेगी, एक तो मैं अगर देखूं, जैसे अभी जस्ट मैंने बताया कि रोलिंग मोशन मतलब ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन। मैं क्या कर देखूंगा कि इस F की वैल्यू ट्रांसलेशन मोशन वाला कौन है, कि ट्रांसलेशन मोशन में कितना फोर्स लग रहा है, तो वो लग रहा है M × A, यही लग रहा है ACOM, क्योंकि रिंग है भाई, इस रिंग का मास कितना है M और रेडियस कितना है R। ठीक है, तो F = M में लग गया, ट्रांसलेशन मोशन वाला है ये। टॉर्क देखा जाए तो टॉर्क, क्योंकि रोटेशनल मोशन भी हो रहा है ना, रोटेशनल मोशन के लिए ये फोर्स रोटेट भी कराएगा, तो ये फोर्स रोटेट कराएगा, तो कैसे रोटेट कराएगा, ध्यान से समझिएगा भाई। खुद दिख रहा है कि फोर्स जो है इसके परपेंडिकुलर लगा है ना, इस आर के परपेंडिकुलर है, इस एक्सिस के अबाउट में देख रहा हूँ, है ना, इस एक्सिस के अबाउट मान लो ये फिक्स है, इसी पे घूम रहा है। ओके, तो मैं देखूँ टॉर्क = क्या होगा, तो टॉर्क = होगा R×F होगा, R×F होगा। लेकिन प्योरली अगर मैं देख रहा हूं तो टाउ = कितना होता है, टाउ = होता है I × अल्फा, क्योंकि इस बॉडी के पास अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होगा और अपना क्या है, रोटेट कर रहा है, तो एक्सीलरेशन भी है, और वो एक्सीलरेशन क्या है, अल्फा। तो मैं अगर यहाँ से बराबर लिखूं तो I × अल्फा = क्या होगा, R×F हो गया। अब मुझे मान लो अगर यहाँ पे A चाहिए, मतलब एक्सीलरेशन चाहिए, क्या पता करना है मुझे, एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है इस पूरे बॉडी का। तो कैसे करूंगा मैं, तो I × अल्फा, I की जगह पे क्या लिख दूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr² × अल्फा ऐसे रहेगा, = यहाँ पे क्या हो जाएगा, R×F की जगह पे क्या डाल दूंगा मैं, M × A हो जाएगा। अच्छा, ये R से R कैंसिल और M से M भी कैंसिल। ठीक है, तो क्या बचा मेरे पास, वो बचा R∝ = A, यही बचा ना, दैट मीन्स A = R∝। ये हमको पहले से भी पता था, और ऐसे भी देख लो निकल गया कि नहीं निकल गया, क्लियर है। अब ऐसे ही हमको बहुत सारी चीजें जाननी होंगी, जैसे अल्फा निकालना होता था तो अल्फा = यही चीज, यहीं से हमको मिल जाता है ना, यस और नो। तो इस तरीके से हम चीजों को निकालेंगे। अब चलो हम किसको लेके आते हैं, फ्रिक्शन को लेके आते हैं, यानी इस पूरे पिक्चर के अंदर फ्रिक्शन को भी लेके आते हैं और तब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारा आराम से हो जाएगा, इसमें कोई दुविधा नहीं है कि मैंने इसको यहाँ पे लाके पुट कर दिया, लेकिन हम फ्रिक्शन को लेके आएंगे तब मजा आएगा। जैसे फ्रिक्शन अगर आ गया तब, तो फ्रिक्शन आएगा तो कैसे आएगा भाई, फ्रिक्शन आएगा कैसे आएगा, बॉडी इधर की ओर मूव कर रही है, एक्सीलरेशन इधर की ओर है, एक्सीलरेशन इधर की ओर है, तो भाई फ्रिक्शन का काम क्या है, स्लिपिंग नहीं कराना है। स्लिपिंग नहीं कराने का मतलब क्या होता है, अब एक बात समझो यार, अगर ACOM AT के बराबर होगा तो फ्रिक्शन नहीं आएगा, वो पहला केस है। लेकिन अगर कोई बड़ा होगा तभी तो फ्रिक्शन आएगा, ACOM बड़ा हो जाए या तो AT बड़ा हो जाए। अगर मान लो AT बड़ा हो जाएगा तब ये इधर की ओर भागेगा, तो इधर की ओर क्या होगा, फ्रिक्शन लगेगा। लेकिन अगर ये बड़ा हो गया तो इधर की ओर फ्रिक्शन लगेगा। चलो मैं फ्रिक्शन को किधर की ओर लगा रहा हूँ, इधर की ओर, ठीक है, सॉरी ये AT तो रहेगा, मैं फ्रिक्शन को इधर की ओर लगा रहा हूँ, फ्रिक्शन इधर की ओर लगा दिया। अब थोड़ा अच्छे से समझिएगा, फ्रिक्शन इधर की ओर है क्योंकि कौन बड़ा है, ये बड़ा है। मैंने मान लिया है कि भैया ACOM बड़ा है AT से, ठीक है ना, मैंने फोर्स लगाया तो इधर की ओर एक्सीलरेशन ज़्यादा हो गया, तो क्या हो रहा है, फ्रिक्शन इधर की ओर लग गया। अब मैं फोर्स देखूं तो इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही होंगी जो लीनियर मोशन करा रही है, ध्यान से समझो। एक तो ये इधर की ओर करा रही है और ये इधर की ओर। भाई फ्रिक्शन भी क्या करता है, लीनियरली ही तो काम करता है, ये इधर की ओर खींच रहा है और ये इधर की ओर, तो दोनों लीनियर काम कर रहे हैं, तो दो लीनियर फोर्सेस लग रहे हैं इस बॉडी के ऊपर, एक F है और दूसरा FR है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो F - FR, और ये किसके बराबर होता है, M × A, मतलब टोटल फोर्स क्या होगा, टोटल फोर्स M × A ही होगा, हाँ या ना। चलिए ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन देखा जाए, दूसरा इक्वेशन देखूं मैं तो टॉर्क का, चूंकि ये तो हमने देख लिया लीनियर मोशन कराने के लिए मेरे पास दो फोर्सेस थे, तो नेट फोर्स देखूंगा तो मैं माइनस करके M × A के बराबर कर लूंगा। लेकिन अगर मैं टॉर्क देखूं तब, तो यहाँ पे दो लोगों के कारण टॉर्क उत्पन्न हो रहा है, एक तो F के कारण, एक तो FR के कारण। अब मैं अगर F के कारण देखूं तो देखो F के कारण उत्पन्न हो रहा है, तो पहली बात F के कारण कितना उत्पन्न हो रहा है भाई, ध्यान से देखेंगे, F × R। ऐसे ही FR भी तो कर रहा है, क्योंकि ये भी कैसा लगा हुआ है, परपेंडिकुलर ही तो लगा है, इस सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलरली काम कर रहा है।
हाँ बिल्कुल भाई, सेंटर ऑफ मास से इसकी दूरी क्या है, परपेंडिकुलर है ना, बिल्कुल। अब थोड़ा समझिएगा, ये भी टॉर्क उत्पन्न करेगा, ये भी टॉर्क उत्पन्न करेगा। थोड़ा दोनों का टॉर्क देखा जाए कैसा है, इसका टॉर्क देखा जाए, इस एफ का कैसा है भाई, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि ध्यान दो, जैसे तुमने इस लीनियर फोर्स को क्या किया था, लीनियर फोर्स को क्या किया था, जोड़ा नहीं घटाया था। क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। वैसे टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ भी हमको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव निगेटिव लेना पड़ेगा। अब जैसे इसको मैं देखूं तो यहाँ पे टॉर्क कैसा है, ये मेरा एफ है इधर की ओर और ये मेरा आर है, तो मैं आर से एफ की ओर जाऊंगा तो कैसे होगा, ये मेरा आर है और ये मेरा एफ है, तो आर से एफ बाहर की ओर आ रहा है ना, यानी एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर है, ये एफ है, तो आर से एफ ये भी कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। यानी यहाँ पे क्या होगा, एफ प्लस एफ आर, लेकिन सॉरी टॉर्क है ना, तो यानी ये एफ आर का मतलब क्या हो गया, एफ क्रॉस आर इंटू सॉरी प्लस एफ आर इंटू आर, है ना, ये वाला टॉर्क और इसके द्वारा टॉर्क, ये दोनों किसके बराबर होंगे, आई अल्फा के। ये इक्वेशन नंबर क्या है हमारा, 2। अभी मत मानिए, आर बाहर कर लीजिए तो एफ प्लस एफ हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई इंटू अल्फा, आर ऐसे ही रहेगा, एफ प्लस एफ, आई की जगह पे क्या डाल दूंगा, एम आर स्क्वायर, है ना, या फार ही है, फ्रिक्शन ही है, अल्फा अल्फा ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए आर से एक आर कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास, एफ प्लस एफ आर इज इक्वल टू एम आर अल्फा, है ना, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करिए, 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, 1 और 2 को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो 1 + 2 ऐड कर दो तो क्या मिलेगा मुझे, सर मिलेगा एफ प्लस एफ आर माइनस सॉरी प्लस एफ माइनस एफ आर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एफ माइनस एफ आर जो है मैंने पहले लिखना चाहिए था, चलो पहले ही लिख देते हैं, पहले में दूसरे को जोड़ रहे हैं तो पहले में दूसरे को जोड़ते हैं, जोड़ दिया। फिर इधर भी करिए, तो पहला क्या था मेरे पास, m इंटू ए प्लस एम आर अल्फा। अब यहाँ पे देखो तो क्या होगा, एफ आर से एफ आर कैंसिल, एफ क्या हो गया, 2f इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया m इंटू ए प्लस एम आर अल्फा, हो गया। यहाँ से इसको मतलब मैं अगर इसका एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसको मैं तोड़ूंगा तो 2m इंटू ए हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, m इंटू ए प्लस एम आर अल्फा, है ना, एम आर अल्फा। यहाँ पे देखिए m कॉमन कर लूँगा, 2ma, यहाँ पे क्या हो जाएगा, m a प्लस आर अल्फा, हो गया, m से m कैंसिल, यहाँ पे क्या हो गया, 2a इज इक्वल टू ए प्लस आर अल्फा, ए को इधर कर दो तो 2a माइनस ए इज इक्वल टू आर अल्फा हो गया। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, आर अल्फा आया, तो a यहाँ से निकाल लिया। ऐसे ही अल्फा निकालना चाहो निकाल लो, जो चाहे मन करे वो निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, इन तरीका हमेशा क्या रहेगा, यही। समझ में आया, तो कर लेंगे। नीचे आया कि नहीं आया, ठीक है, गुड। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है रोलिंग मोशन का, जब क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। तो आई होप आप लोगों ने रोलिंग मोशन के अबाउट बहुत सारी चीज़ें सीख ली होंगी, जैसे इसकी वेलोसिटी समझ ली, है ना, फिर एक्सीलरेशन समझ लिया, फिर आपने फोर्स भी समझ लिया, ठीक है, और फ्रिक्शन की भी कहानी यहाँ पे प्लस कर ली, ठीक है ना, यानी फ्रिक्शन के अबाउट सब कुछ समझ लिया। तो रोलिंग मोशन के बारे में आपने इतना समझ लिया। अब हमारे पास बचता है काइनेटिक एनर्जी का टर्म। तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म को अगर हम इसमें इंक्लूड कर देते हैं तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, खत्म, यानी रोलिंग मोशन यहाँ पे डन, ठीक है। तो चलिए काइनेटिक एनर्जी का टर्म भी इसी समय देख लेते हैं, ताकि हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को आज ही निपटा देते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर काइनेटिक एनर्जी देखते हैं हम लोग। चलिए अब समझते हैं रोलिंग मोशन में कितना काइनेटिक एनर्जी आता है और काइनेटिक एनर्जी के टर्म में हम लोग रोलिंग मोशन कैसे डिफाइन करते हैं। रोलिंग मोशन इन द टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यानी एक ऑब्जेक्ट यदि क्या कर रहा है, रोलिंग मोशन कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे कैसे क्या क्या होगी। यानी सिंपल मैं अगर बात बोलूँ तो इस पूरी टर्मिनोलॉजी से आप ये सीखोगे कि एक ऑब्जेक्ट जब रोलिंग मोशन कर रहा है तो उस टोटल कितनी काइनेटिक एनर्जी लग रही है, पहली बात। दूसरी बात, अगर एक ऑब्जेक्ट रोलिंग मोशन कर रहा है तो उसमें ट्रांसलेशन मोशन कराने में कितनी एनर्जी जा रही है, और फिर कितनी एनर्जी इन्वेस्ट हो रही है रोटेशनल मोशन कराने में। तो इसी चीज़ को सीखने जा रहे हैं हम लोग इस पूरे टॉपिक के थ्रू, ठीक है।
जैसे आप समझेंगे काइनेटिक एनर्जी की कहानी यहाँ पे समझिएगा काइनेटिक एनर्जी की कहानी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की कहानी को, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी रोलिंग मोशन वाली होगी वो किसके बराबर होगी? क्योंकि दो तरीके के मोशन हो रहे हैं तो दो अलग अलग काइनेटिक एनर्जी इन्वेस्ट हो रही है यहाँ पे। एक तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन मोशन वाली और एक काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल मोशन वाली, तभी तो हम पूरा होल रोलिंग मोशन बता पाएंगे। अब हमको पता है कि ट्रांसलेशन मोशन यदि कोई ऑब्जेक्ट रोल करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो किसके बराबर होती है? 1/2 mv² प्लस अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। सीखा है हमने? बिल्कुल सीखा है। अच्छा, अब मैं अगर इसको तोड़ूं, क्योंकि सबसे पहले तोड़ना है तो एक फार्मूला बनाते हैं, उसके बाद हम ऑब्जर्व करते हैं। तो 1/2 होगा, 1/2 mv² ऐसे ही रहेगा प्लस 1/2 ऐसे ही रहेगा। I की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? mk²। ध्यान देना मैंने क्या लिख दिया? mk²। व्हाट इज द मीन्स ऑफ mk²? वाई वी आर यूजिंग mk²? इसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। इसका रीज़न है कि जब भी आप क्या करते हो, जब भी आप एक ट्रांसलेशन मोशन के साथ यानी ट्रांसलेशन मोशन में रोटेशन मोशन की बात करते हो, तो ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशन मोशन में आपको पता है कि ट्रांसलेशन मोशन में हम ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास से एज्यूम करते हैं, ठीक है, और रोटेशन मास में हम तो पूरी बॉडी लेते हैं। तो इनर्शिया क्या करता है? इनर्शिया एक्चुअली में पूरी बॉडी का दिखाता है। हमको अगर ट्रांसलेशन मोशन के साथ लेके चलना है तो उस कंडीशन में वो जो रेडियस है उसको सॉरी जो शेप है, वो जो बॉडी है उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? पॉइंट मास में। और जब पॉइंट मास में करते हैं तब उस कंडीशन में जो आर होता है मेरा किस में कन्वर्ट हो जाता है? के में कन्वर्ट हो जाता है। इसके ऊपर यानी इसी पोर्शन को के को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ जाइरेशन। और इसके ऊपर हम लोगों ने सेपरेट एक वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ पे आप जाके देखिए उस लेक्चर को, जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि वो एक्सिस ऑफ जाइरेशन क्या होता है। ओके, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? हाफ mk²। ओके, और ओमेगा का मतलब क्या होता है? चूंकि हमको पता है v इज इक्वल टू क्या होता है? आर ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू निकालूंगा तो v/r हो जाएगा। इन ओमेगा के जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? v/r। स्क्वायर है, दैट मीन्स v² r²। खत्म? बिल्कुल। अच्छा, ये r क्यों लिया? इसको भी क्या कन्वर्ट कर लेते भाई? इसको नहीं कर सकता ना, ये तो उस पूरी बॉडी का बता रहा है ना, उसको कहाँ से मैं r ले लूंगा? मैंने तो बस इसको पॉइंट मास में कन्वर्ट करके देख लिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। क्लियर है? अब थोड़ा ध्यान से देखिए, तो दो टर्म है, इन दोनों टर्म में m दिख रहा है, 1/2 दिख रहा है और v² दिख रहा है, दोनों में दिख रहा है। तो 1/2 mv² क्या कर लिया मैंने? बाहर। जैसे आप लोगों के मन में अगर शक है तो मैं बता दूं, ये पूरा निकल गया 1। देखो कहाँ कहाँ था m, एक यहाँ पे m था, 1/2 था, 1/2 जा चुका है, m जा चुका और ये v² भी जा चुका है। तो क्या बचा है? केवल और केवल k² बचा है और r²। पहला टर्म तो पूरा निकल गया इसलिए एक बचा, दूसरे टर्म में ऊपर k², नीचे r²। ये आ गया हमारा क्या? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। भाई अब इससे ज़्यादा तो हम इसके अंदर कुछ कर नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, यानी यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको ये नज़र आ रहा है कि ये जो चीज़ें आपको दिख रही हैं 1/2 mv², ये तो आपको दिख रहा है कि ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। किसकी? ट्रांसलेशन मोशन के दौरान जो यूज होती है काइनेटिक एनर्जी वो है। तो यानी ये क्या है? हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है। लेकिन ये क्या है? तो ये k और r क्या है? और ये 1+ में डाल के दे दिया है, तो ये तो हम कुछ जानते ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे क्या बनाया गया है? इसको एक टर्मिनोलॉजी दे दी गई है बीटा। क्या दे दिया गया है? बीटा। बीटा अपने आप में क्या है? एक कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट किसके लिए होता है? तो हर एक क्या बोलते हैं? बॉडी के लिए। हर बॉडी के लिए ये जो बीटा होता है क्या होता है? कांस्टेंट होता है और अलग अलग होता है। मतलब कहने का मतलब है कि हर एक बॉडी का मतलब रिंग के लिए कांस्टेंट है। हर कोई जो भी रिंग है उसके लिए क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ पे कांस्टेंट का मतलब उसके लिए यूज अलग होगा। अब कांस्टेंट बोल देने का मतलब भी यहाँ पे गलत मैं मानता हूँ। कांस्टेंट मतलब तो सबके लिए कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हर बॉडी के लिए अलग अलग होगा, ऐसे मैं कहना चाह रहा हूँ। तो हर बॉडी के लिए कांस्टेंट है लेकिन अलग अलग बॉडी के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा? k इंटू ई, मतलब सॉरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन मोशन यहाँ पे लिखूंगा होगा, और इंटू इस पूरे के यहाँ पे क्या डाल दूंगा? बीटा। और ये मेरी क्या मिल गई? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग। यानी रोलिंग मोशन के दौरान जितना हमारा क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी खर्च होगा, वो कैसे निकाला जाएगा? तो कितना ट्रांसलेशन मोशन के दौरान खर्च हो रही है और कितना बीटा लग रहा है, उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से हमको पता चल जाएगा। लेकिन अब फिर से वही क्वेश्चन, अभी हमने क्या निकाला? अभी तो हमने एक फॉर्मूला दे दिया, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ क्या है?
उड़ंकू फार्मूला है, इसमें हम कहाँ कैसे फाइंड आउट कर लेंगे कि एक बॉडी अगर रोलिंग मोशन कर रही है तो कितना लग रहा है। भाई काइनेटिक एनर्जी निकाल लूंगा मैं, लेकिन ट्रांसलेशन मोशन की काइनेटिक एनर्जी निकाल लूंगा मैं। प्रॉब्लम कहाँ की है, बीटा की है। बीटा कितना लगेगा वो कैसे पता करूंगा। तो चलिए अब समझते हैं कि बीटा कैसे पता करते हैं। ठीक है, तो फटाफट बीटा पता कर लेंगे। अगर बीटा आ गया हमको समझ में तो फिर हम आराम से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, चलिए बीटा पकड़ते हैं। देखिए बीटा का मतलब क्या होता है, तो बीटा का सीधा मतलब क्या है अभी तो जस्ट बताया हूँ, अब क्या बताऊँ। बीटा इज इक्वल टू 1 + k² अब समझिएगा ध्यान से कैसे मैं बारी बारी एक एक शेप का लूंगा। क्योंकि रोलिंग मोशन में कौन से शेप आते हैं, सर्कुलर शेप। तो मैं कुछ सर्कुलर बॉडीज पकड़ लेता हूँ। जैसे सबसे पहले मैं पकड़ूँ रिंग को। ठीक है, तो रिंग सर्कुलर है, हाँ या ना, बिल्कुल। अच्छा, रिंग के साथ साथ रिंग जैसा ही कौन होता है, हॉलो सिलेंडर। तो हॉलो सिलेंडर क्या होता है, रिंग को ही मिला के बनाया गया है। तो हॉलो सिलेंडर और रिंग, ठीक है, हॉलो सिलेंडर और रिंग एक जैसा होता है। वैसे ही रिंग के माफिक कौन और कौन होता है, डिस्क। और डिस्क से कौन बनता है, सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर ले लिया, ठीक है। अच्छा, फिर और आगे जाओ तो फिर हमको एक और मिलेगा, स्फेयर मिलेगा। और स्फेयर भी दो तरीके का मिलेगा हमको, हॉलो स्फेयर और सॉलिड स्फेयर मिलेगा ना। इन सबका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, सॉलिड स्फेयर, इन सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, बिल्कुल। इसका इनर्शिया कितना होता है, mr²। इन दोनों का क्या होता है, mr²/2 यानी 1/2। यहाँ पे हॉलो का होता है 2/3 mr², 2/5 mr²। ठीक है, ये आपको पता है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। कैमरे में साफ साफ दिख रहा है, ठीक, गुड। अब समझिएगा मेरी बात ध्यान से। जब आपको ये पता है तो बस आप इसको किस में कन्वर्ट कर लीजिए, पॉइंट मास में। अब अगर आपको एक्सिस ऑफ जाइरेशन निकालने आता है तो फिर काम खत्म, ठीक है ना। एक्सिस ऑफ जाइरेशन निकालने आता है तो फिर काम खत्म। जैसे एक्सिस ऑफ जाइरेशन में कैसे, हमको क्या करना है, हमको ये वाली वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। ये मिल जाएगा तो इसमें ऐड कर दूंगा, बीटा मिल जाएगा। अब ये वाली वैल्यू आएगी कैसे, तो आपको ही पता है कि अगर मैं इसको पॉइंट मास में कन्वर्ट करता हूं तो इसका एक्सिस ऑफ जाइरेशन किसके बराबर होता है, आर के बराबर। यानी आपको क्या नजर आएगा, k = r। यस आर नो। एक मैं निकाल के बता देता हूं। जैसे आप लोग जानते हैं कि एक रिंग है, तो रिंग का पूरा शेप ऐसे होता है। इसका रेडियस क्या होता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखूंगा, रेडियस कितना होता है, r होता है, मास क्या है, m। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr²। अब मैंने क्या किया, इसको हथौड़ा लिया, मार के इसको क्या कर दिया, पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दिया। तो मास तो अभी भी क्या रहेगा, m ही रहेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब इस पॉइंट मास को पकड़ रहा हूँ और इसको धागे से बांध के इस डंडे में लटका के फिर इसको नचा रहा हूँ। तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो रहा है। मुझे क्या चाहिए कि इस m मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो किसके बराबर हो, इस रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर हो, जिससे ये पॉइंट मास बना है। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दूरी इधर उधर करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे दूरी कितनी ली है, k। और आपको पता है कि पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, तो वो होता है mk²। यानी I = इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mk²। तो मैंने दूरी इतनी ली थी कि इतना एडजस्ट कर दिया कि इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इसका मतलब ये mk² mr² के बराबर है, हाँ या ना, बिल्कुल। तो mk² = mr²। यहाँ से m कैंसिल, क्या मिल गया हमको, k² = r²। मुझे चाहिए क्या, k²/r²। तो k² ऐसे रहेगा, r² × 1 कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, k²/r² = क्या मिल गया, 1 मिल गया। यानी k²/r² = 1। तो यहाँ पे मिल तो गया, मिल गया। तो अगर रिंग होगा तो रिंग के लिए मेरा बीटा क्या होगा, बीटा = 1 + k²r² की वैल्यू 1 होगा, और 1 + 1 कितना हो गया, 2। यानी बीटा तब कितना होगा, रिंग के लिए 2। क्लियर है। अब देखो, इतना तामझाम करने के लिए अब 20 मिनट का वो वीडियो है, उसको देख लीजिए। अदरवाइज डायरेक्ट शॉर्टकट अपनाइए, काम खत्म। शॉर्टकट क्या है, ये जो mr² के बगल में जो लिखा हुआ है नंबर, वो एक्चुअल में किसकी वैल्यू है, k²r² की वैल्यू है, काम खत्म। यहाँ भी देखिए mr² के बगल में जो लिखा है ये किसकी वैल्यू है, k²/r² की वैल्यू है। ये भी k²/r² की वैल्यू है, डायरेक्ट ये रख लीजिए। तो बारी बारी आप सबका निकाल सकते हो, हाँ या ना, बिल्कुल। तो चलिए निकाल के रख देते हैं यहाँ पे, और उसके बाद फटाफट काइनेटिक एनर्जी ले लेंगे।
ये तामझाम हम लोग उसी में देखे हैं। देखिए अब मैं यहाँ पे देखूँ तो इसका मिल गया मुझे बीटा ऑफ रिंग कितना मिल गया है 2। यहाँ पे देखते हैं बीटा कितना आता है, तो देखिए 1/2 है, यानी k² की वैल्यू क्या आई है 1/2। किसी को भी शक होगा, डाउट जरूर क्या करिएगा, डाउट आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करेंगे तो मैं जरूर बता दूंगा, वैसे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा k² r² = 1/2, इसको यहाँ पे पुट कर दो तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1/2 भाई बीटा ऑफ किसका, डिस्क का मैं देख रहा हूँ ना, डिस्क का मैं देखूंगा तो 1 + 1/2, 2 1 जा 2 और उसमें ऐड कर दूंगा 1 तो 3/2 हो गया। यानी यहाँ पे बीटा ऑफ डिस्क का बीटा कितना आएगा 3/2, और वही सॉलिड सिलेंडर का भी बीटा होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखूंगा मैं तो यहाँ पे बीटा निकालूं मैं किसका, हॉलो स्फीयर का, तो फिर से 1 जोड़ दूंगा 2/3 में, कितना हो जाएगा 5/3, यानी बीटा ऑफ हॉलो स्फीयर कितना आएगा, तो वो आएगा 5/3 आएगा, बीटा ऑफ हॉलो स्फीयर 5/3। अब ऐसे ही मैं इसका देख लूँ सॉलिड स्फीयर का, तो 2/5 है तो 5 1 5 5 2 7, यानी बीटा ऑफ सॉलिड स्फीयर कितना आ गया 7/5। क्लियर है, तो बीटा निकालने भी आ गया, बीटा निकाल लिया। अब काइनेटिक एनर्जी निकालने में कोई समस्या नहीं, तो जिस शेप का आप क्या ले रहे हो, बॉडी ले रहे हो, उस शेप का आप काइनेटिक एनर्जी, भाई रोल तो इन्हीं को कराओगे ना, भाई रोल आप किसको कराओगे, या तो आपका रिंग होगा क्योंकि सर्कुलर यही लोग तो हैं, या तो रिंग को कराओगे, या तो हॉलो सिलेंडर को कराओगे, या तो डिस्क को, सॉलिड सिलेंडर को, हॉलो स्फीयर को या सॉलिड स्फीयर को, इतने ही लोगों को कराएंगे। क्यों, क्योंकि यही लोग सर्कुलर हैं, है ना, तो इसीलिए मैंने इन लोगों का बीटा आपको निकाल के दे दिया। अब अगर आपको इनका बीटा पता है तो आप इनकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, यस और नो, चलो निकाल लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब देखना मैं यहाँ पे मिटा दूँ, हाँ या ना, नोट कर लिया होगा। चलो अब देखो काइनेटिक एनर्जी, मेरे पास क्या कहानी थी, मेरे पास कहानी थी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेशन मोशन इनटू बीटा था। बीटा मिल चुका है तो मैं इसको इधर लेके आ जाता हूँ, या डायरेक्टली समझो, मैं अगर निकालना चाहूँ तो अब निकाल सकता हूँ। अगर मान लो कोई रिंग क्या कर रहा है, यहाँ पे कोई रिंग अगर कर रहा है रोलिंग मोशन, तो मैं उसकी ट्रांसलेशन मोशन में कितनी एनर्जी इन्वेस्ट हो रही है वो ले लूंगा, बीटा की वैल्यू रख दूंगा, है कि नहीं है, रिंग के लिए लूंगा मैं अगर, तो क्या कर दूंगा, बस बीटा के यहाँ पे 2 डाल दूंगा, और काइनेटिक एनर्जी उसकी कितनी लग रही है ट्रांसलेशन मोशन में वो निकालूंगा 1/2 mv² से, और मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे पता चलेगा टोटल रोलिंग मोशन के अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी लग रही है ना। लेकिन अगर सपोज कर लो हमसे क्वेश्चन ये पूछ दे कि चलो ये तो अब निकाल लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क कर रहा है, हॉलो सिलेंडर हॉलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर, कोई भी कर रहा है, आप आराम से निकाल लोगे, बस काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी, बीटा आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है तो आप कर लोगे, अब इसमें टेंशन नहीं है। अगर मान लो क्वेश्चन ये पूछ दिया कि चलो ठीक है तुम ट्रांसलेशन मोशन का क्या निकाल रहे हो, काइनेटिक एनर्जी, मतलब टोटल रोलिंग मोशन में, आपको फिर से समझना, रोलिंग मोशन हो रहा है तो 2 तरीके के मोशन हो रहे हैं, एक तो ट्रांसलेशन मोशन, एक तो रोलिंग मोशन, रोटेशनल मोशन, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी 2 लग रही है ना, एक तो ट्रांसलेशन मोशन में और एक तो रोटेशनल मोशन में। आप ट्रांसलेशन मोशन की काइनेटिक एनर्जी निकाल ले रहे हो, लेकिन रोटेशनल मोशन में कितनी काइनेटिक एनर्जी लगेगी वो कैसे पता करूंगा, मान लो उसका डाटा हमको ना दिया हो तब भाई तो दिक्कत है ना। मान लो हमको एक रिंग दे दिया और रिंग का हमको क्या दे दिया, मास दे दिया, क्या दे दिया, मास दे दिया, और इस रिंग की वेलोसिटी दे दी, रिंग का मास दे दिया, वेलोसिटी दे दिया, ये क्या है, रिंग है, और कुछ चाहिए क्या काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए, कुछ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैंने मास मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे कितना है 5 किलोग्राम का ये पूरा का पूरा रिंग है, वेलोसिटी इसकी 20 मीटर पर सेकेंड है ना। अब इनफ है पूरा पता करने के लिए कि अगर ये रोल करेगा तो कितनी काइनेटिक एनर्जी लेगा, आराम से निकाल सकता हूँ बिल्कुल। कैसे निकालूंगा देख लो, काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग, मतलब सिंपल कितनी होगी 1/2 भाई, काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेशन मोशन भाई 1/2 mv² ही तो होता है, और इंटू बीटा है ना 1/2, m की वैल्यू 5, v की वैल्यू 20 का स्क्वायर यानी 400, गुड। b की वैल्यू हमको, बीटा की वैल्यू ऑलरेडी पता है कितना होता है रिंग के लिए 2, कर लिया, कितना हो गया 2 से 2 कैंसिल, कितना आंसर आ गया 5 होके 20, यानी 2000 जूल। यानी अगर ये कोई रिंग है जिसका मास कितना है 5 किलोग्राम है, जिसकी वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड है, अगर वो रोल कर रही है तो रोलिंग करने के लिए उसको कितनी काइनेटिक एनर्जी लगेगी, तो वो लगेगी 2000 जूल। एक लाइन में मैं आंसर दे दूंगा। लेकिन अगर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, ये पूछते हैं
कि ठीक है ये बताओ रोलिंग मोशन में कितनी लगेगी ये पता है, ट्रांसलेशन मोशन करेगा ये भी निकाल दोगे क्योंकि ये डाटा ट्रांसलेशन मोशन के लिए ही दिया है, लेकिन रोटेशनल मोशन के लिए अगर निकालना हो तब फंस जाएगा मैटर। भाई रोलिंग का निकाल लिए, ट्रांसलेशन का निकाल लिया, ट्रांसलेशन मोशन के थ्रू रोलिंग का निकाल ले रहे हो, लेकिन अगर रोटेशनल मोशन का दे दिया तब क्या करोगे, तब यहाँ से क्या करोगे, यहीं से निकालोगे। और वो कौन देगा हमको, बीटा। कैसे देगा अब ये फिल कर लेते हैं, ठीक है। यानी एक ही से हम तीनों काम कर लेंगे। यानी अगर हमको एम और भी देता है तो भी हम क्या कर सकते हैं, रोटेशनल मोशन का भी निकाल सकते हैं। जबकि रोटेशनल मोशन की काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, भाई हमको क्या चाहिए 1/2 आई ओमेगा का स्क्वायर। तो आई तो मिल जाएगा, ओमेगा निकालने में दिक्कत होगी। कैसे, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है V/R। आर नहीं ना पता है, भी पता ही है, आर नहीं पता है, अब फंस जाएगा मैटर। तो टेंशन नहीं लीजिए, उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमको, है ना। कैसे, हम इसको इधर भेज देंगे तो क्या होगा, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन मोशन इज इक्वल टू बीटा। जब यहाँ पे बीटा है ना, बस यहीं से समझना क्या टर्मिनोलॉजी बैठती है। टर्मिनोलॉजी ये बैठती है कि जो काइनेटिक एनर्जी रोलिंग की है अपॉन काइनेटिक एनर्जी जो ट्रांसलेशन मोशन की है। सपोज कर लो मैं किसका ले रहा हूँ, रिंग का, तो उस कंडीशन में आंसर क्या होता है 2 मतलब यहाँ पे ध्यान देना 2/1। 2 का मतलब कुछ नहीं होता है, मतलब अपॉन में करो, क्योंकि ये अगर फ्रैक्शन में तो इसको भी फ्रैक्शन में करो 2/1। तो एक्चुअल में ये डाटा हमको ये बता रहा है कि टोटल जो काइनेटिक एनर्जी लगेगी रोलिंग मोशन में कितनी लगेगी 2, और उसमें से एक भाग किसका है, ट्रांसलेशन मोशन का। तो 2 भाग लगा है रोलिंग मोशन के अंदर, एक भाग किसका है ट्रांसलेशन, तो दूसरा किसका होगा, रोटेशनल मोशन का होगा। यहीं से क्लियर, समझ में आ रहा है, हाँ या ना, बिल्कुल। अब अगर ये बात आपको पकड़ में आ गई ना तो आराम से कर सकते हो। जैसे ये तो रिंग का था, रिंग की जगह पे मैं क्या कर दूं, मैं डिस्क का ले लूं, तो डिस्क का कितना होगा भाई, तो डिस्क का होता है 3/2। अब समझना ध्यान से, यहाँ पे डिस्क के लिए मैं देखूँ तो काइनेटिक एनर्जी में टोटल काइनेटिक एनर्जी के रोलिंग मोशन के लिए टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी चाहिए, 3 यूनिट। कितनी यूनिट चाहिए, 3 यूनिट। उसमें से ट्रांसलेशन मोशन के लिए कितनी चाहिए, 2 यूनिट। 2 यूनिट ट्रांसलेशन मोशन के लिए चाहिए। तो भाई 3 यूनिट थी, 2 तो ट्रांसलेशन मोशन खा गया, तो एक ही तो बचा, और वो एक कौन खाएगा, रोटेशनल मोशन। यानी 1 यूनिट लगा है रोटेशनल मोशन में। ऐसे ही हम इसके लिए भी निकाल सकते हैं, हॉलो सिलेंडर के लिए भी, हॉलो स्फीयर के लिए सॉरी, वो कितना है 5/3। ये क्या बता रहा है कि 5 यूनिट लग रहा है काइनेटिक एनर्जी के रोलिंग मोशन में। मतलब कोई बॉडी रोलिंग मोशन कर रही है तो 5 यूनिट लग रहा है, उसमें से 3 कौन खा रहा है, ट्रांसलेशन मोशन, तो 2 कौन खाएगा, रोटेशनल मोशन। बात खत्म। अब आप कहेंगे सर पता कैसे चलेगा, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ठीक है आपने बता दिया, तो मान लीजिए अभी आपने जस्ट निकाला, कितना निकाला था, 5 चौके 20, 2000 निकाला था, 2000 जूल, 2000 जूल निकाला था। तो 2000 जूल का मतलब क्या है, ये 2000 जूल किसके लिए था सर, ये पूरे रोलिंग के लिए था। यानी पूरी रोलिंग कराने के लिए कितनी काइनेटिक एनर्जी चाहिए, 2 चाहिए, मतलब 2000 जूल चाहिए। अब आपको पता है कि जो क्या बोलते हैं, रिंग का जो बीटा होता है वो कितना होता है 2/, मतलब 2 होता है। 2 का मतलब यानी ये बताता है हमको कि रोलिंग के लिए मुझे टोटल कितनी यूनिट चाहिए, 2। उसमें से ट्रांसलेशन मोशन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, वो कितनी होती है 1। भाई इसके नीचे 1 माना नहीं माना, यानी 1 यूनिट इसमें किसका है, मतलब अगर 2 यूनिट है, ये क्या है आपका 2 यूनिट, यानी 2 का मतलब क्या हो गया 2000 है, यहाँ पे 2 यूनिट का मतलब 2000 है, यही तो बोला गया है। इसमें से 1 यूनिट कितना, 1 यूनिट किसका है, ट्रांसलेशन मोशन का, तो 2 को उधर भेज दो, तो 1 इज इक्वल टू 2000/2 हो गया जूल। 2 से कट कर दो, कितना आ गया 1000, यानी ट्रांसलेशन मोशन में कितना जा रहा है 1000 जूल। और जब 1000 जूल इसने 1 यूनिट इसने ले लिया, तो 1 यूनिट किसका है, रोटेशनल मोशन का है। तो रोटेशनल मोशन का है तो मतलब 1 यूनिट और लगेगी, और 1 यूनिट का मान कितना है 1000 जूल। नहीं फील आया, नहीं फील आया। देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास ऐसे होता कि मान लीजिए हमने जो काइनेटिक एनर्जी निकाली है, जो रोलिंग के अंदर काइनेटिक एनर्जी है, रोलिंग के अंदर काइनेटिक एनर्जी आई है हमारी 2000 जूल, 2000 जूल। और ये जो रोलिंग करा रहे थे जिस बॉडी को, उस बॉडी का नाम था हमारे हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर, यानी वो हॉलो स्फीयर था। यानी हॉलो स्फीयर को रोलिंग कराने के लिए 2000 जूल की एनर्जी लगी है।
अब ऐसा नहीं कि हर हॉलो स्फीयर को 2000 जूल में ही करा सकते हैं, नहीं, यहाँ पे एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पर्टिकुलर मास की बात हो रही है। इसका कोई पर्टिकुलर मास रहा होगा, पर्टिकुलर वेलोसिटी रहा होगा, उस आधार पे होगा। ओके, मैं बस जस्ट मान रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ ताकि आपको समझा पाऊँ। अब रोलिंग के अंदर कितनी लगी है, 2000 जूल। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें पता करना है कि ट्रांसलेशन मोशन में कितना जाएगा और रोटेशनल मोशन में कितना जाएगा। तो चलो पता करते हैं। हमको पता है कि हॉलो स्फीयर का बीटा कितना होता है, बीटा होता है आपका 3/2 होता है ना, सॉरी 5/3, 5/3। ये 5/3 में ये 5 क्या है सर, ये पूरे रोलिंग मोशन का यूनिट है ना, यानी पूरे रोलिंग मोशन के दौरान जितनी काइनेटिक एनर्जी लगेगी तो कितनी लगेगी, 5। और ये 3 क्या है, तो ये यूनिट बता रही है ट्रांसलेशन मोशन की, कि ट्रांसलेशन मोशन के लिए उस दौरान कितनी चाहिए, 3। हमारे पास किसका वैल्यू दिया गया है, रोलिंग मोशन का। रोलिंग मोशन में कितना लगना चाहिए, 5 यूनिट, यानी ये जो 2000 जूल दिया गया है वो किसका मान है, 5 यूनिट का है कि नहीं है, यानी 5 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो गया, 2000 जूल। उसमें से आपको भी पता है कि इसमें 2 मोशन होंगे, एक ट्रांसलेशन मोशन और एक रोटेशनल मोशन। और ट्रांसलेशन मोशन कितना खा रहा है, 3 यूनिट, और रोटेशनल मोशन तब कितना खाएगा, 2, क्योंकि इन्हीं दोनों से मिलकर तो आपका रोलिंग मोशन बना है। तो इसका मतलब यहाँ से मुझे क्या निकालना है, ट्रांसलेशन मोशन के लिए और रोलिंग मोशन, रोटेशनल मोशन के लिए। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यूनिटरी मेथड अपनाऊंगा, 1 यूनिट का मान निकालूंगा। 1 यूनिट का मान कितना होगा, 2000 जूल है तो 2000/5 कट गया, 5 के 20, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 400 जूल। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 400 जूल। ट्रांसलेशन मोशन में कितना खाता है, ट्रांसलेशन मोशन में 3 यूनिट खाता है। अब भाई एक का हमको पता है, एक का कितना होता है 400, तो 3 में गुणा कर दूंगा 400 से, तो 3 चौके 1200 जूल। इसमें यानी 2000 जूल में से 1200 जूल किसने खा लिया, ट्रांसलेशन मोशन ने। अब उसके बाद रोटेशनल मोशन की बात करूं तो रोटेशनल मोशन के अंदर कितनी यूनिट खर्च हो रही है, 2, तो 2 का मतलब 2 में गुणा कर दूंगा 1 यूनिट से। 1 यूनिट का मतलब कितना है, 400, यानी 2 यूनिट खाएगा, यानी 800 जूल किसने खा लिया, रोटेशनल मोशन में। आई बात समझ में। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा काइनेटिक एनर्जी का कैसे फाइंड आउट करेंगे, यस और नो। अब ऐसा भी हो सकता है कि इन तीनों में से कोई एक दे दे तो भी आप निकाल लोगे। सपोज कर लो हमको केवल रोटेशनल मोशन का काइनेटिक एनर्जी दे दे तब तो भी आप निकाल लोगे, है ना भाई। बॉडी यही रहेगी, इनमें से कोई चेंज तो होने वाला है नहीं। ट्रांसलेशन मोशन केवल दे दे तो रोलिंग मोशन और आपसे रोटेशनल मोशन पूछ ले तो भी बता दोगे, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे निपटा दिया। तो आई थिंक आप लोगों ने रोलिंग मोशन से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट थे आप लोगों ने समझ लिए। अब मैं अगर आपको ध्यान से समझाऊं तो रोटेशनल मोशन की भांति ट्रांसलेशन मोशन की भांति ये अलग प्रकार का मोशन है। मतलब जैसे आपका ट्रांसलेशन मोशन के अंदर सभी टर्म आते हैं, वैसे इसके अंदर भी टर्मिनोलॉजीज आई हैं। इसका भी अलग वेलोसिटी देखने के लिए मिला आपको, एक्सीलरेशन देखने के लिए मिला है, फोर्स देखने के लिए मिला है, एनर्जी देखने के लिए मिली है। अब आप कहेंगे वर्क डन नहीं दिखाई दिया, तो देखिए वर्क डन तो भाई सिंपल है ना, जितना वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। मतलब यहाँ पे फिर से वही काम करूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं जितना डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया है उसको ले लूँगा और जो फोर्स मिली है मुझे उसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो भाई वर्क डन हमको मिल जाएगा, है ना। तो उसमें भी दिक्कत नहीं है, वर्क डन पता है तो काइनेटिक एनर्जी भी पता है, बाकी सेम की सेम चीज़ें चल रही हैं रोलिंग मोशन के अंदर। तो आपने भले ही एक ही दिन 2 ही दिन पढ़ा इस रोलिंग मोशन को, लेकिन सभी टर्मिनोलॉजी जैसे आपको ट्रांसलेशन मोशन में मिली, रोटेशनल मोशन में मिली, वैसे ही यहाँ पे भी मिली है। बट आप लोगों ने उनकी सहायता से अच्छे से समझ लिया होगा। तो आई होप आपका जो ये क्लास है थोड़ा सा लंबा गया है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच एमर्स।